अच्छा, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट की थी, फाइव टाइप्स की थी। जल्दी से एक मरतबा रिकैप करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था जिसमें क्या होता है एक दूसरी में, दूसरी तीसरी में, ठीक है। लेकिन सी में इसके बावजूद क्या होगा, हमने बी के अंदर सी के अंदर बी को इनहेरिट किया होगा, लेकिन इसके बावजूद ए की जो भी फंक्शनैलिटी है वो भी मुझे सी में मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सी ए को बी में इनहेरिट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए ए और बी दोनों की फंक्शनैलिटी किस में आ गई सी में आ गई। हायरार्किकल, इसमें क्या था, पेरेंट एक से ज़्यादा, चाइल्ड एक होगा। सॉरी, हायरार्किकल में पेरेंट एक था, चाइल्ड ज़्यादा थे। पेरेंट एक है ये देखें, और चाइल्ड एक से ज़्यादा। अच्छा, फोर्थ मल्टीपल इनहेरिटेंस, पेरेंट ज़्यादा, चाइल्ड एक, और हाइब्रिड में मिक्स होगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो हम कर रहे थे डायमंड प्रॉब्लम। अच्छा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस थी हमारे पास, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का हमने कहा था कि ये सिर्फ पाइथन में एग्जिस्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि हमारे पास पेरेंट ज़्यादा है, चाइल्ड एक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती कि आपको समझ आ जाएगा। पहले इसको एक मरतबा जल्दी से देख लें। फ़ोन की क्लास है, ठीक है। फ़ोन की क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है और एक बाय मेथड भी है। अच्छा, तो बाय मेथड है हमारी फ़ोन क्लास के अंदर, प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट की एक दूसरी क्लास है, उसमें सिर्फ रिव्यू मेथड मौजूद है। अच्छा, स्मार्टफोन क्लास बनाई, उसमें फ़ोन को भी इनहेरिट किया, ठीक है। फ़ोन भी मेरे पास आ गया यहाँ पे स्मार्टफोन में, प्रोडक्ट भी मेरे पास स्मार्टफोन में आ गया, सही। और अब क्या हुआ, मतलब इनहेरिट करने से ये सारी फंक्शनैलिटी इसकी और ये वाला मेथड प्रोडक्ट क्लास से मेरे पास स्मार्टफोन में आ गए हैं, सही। स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये ब्रैकेट्स बनाऊँ तो मुझसे क्या क्या मांग रहा है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। ये किस वजह से मांग रहा है, ये मांग रहा है चूँकि मेरे पास फ़ोन की क्लास में सॉरी कंस्ट्रक्टर मौजूद है पेरेंट क्लास में। ऑल्दो के इसके दो पेरेंट हैं, प्रोडक्ट और फ़ोन, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ोन में कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो इसी वजह से हमें ये फ़ोन वाली पैरामीटर्स हमसे मांग रहा है, सही। अच्छा, तो क्या किया हमने इसको वैल्यूज़ दे दी कि भाई प्राइस ये है, ब्रांड ये है और कैमरा इतना मेगापिक्सल है, सही। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला कि बाय को चलाओ, बाय मेथड चलाओ और रिव्यू मेथड चलाओ। अब ज़रा देखिए बाय कहाँ पर है, फ़ोन वाली क्लास में, पहले पेरेंट में, और रिव्यू कहाँ पर है, सेकंड वाले पेरेंट में, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, बाइंग अ फ़ोन और कस्टमर रिव्यू, ठीक है। और एक और काम करेगा, वो क्या करेगा, जब इस कंस्ट्रक्टर को चलाएगा तो ये वाला मैसेज भी प्रिंट कर देगा, सही है। तो सीक्वेंस क्या होगी इसकी, ठीक है, कस्टमर रिव्यू, बिल्कुल। ये तीन इस तरह से सीक्वेंस में आएंगे, ज़बरदस्त। तो इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास आ गया इनसाइड फ़ोन कंस्ट्रक्टर, बाइंग अ फ़ोन और कस्टमर रिव्यू, सही। चलें आगे चलते हैं। अच्छा भाई, डायमंड प्रॉब्लम, अब ज़रा इसको समझिएगा। अगेन वही चीज़ है, क्लास वही है मेरे पास, बाय का मेथड मौजूद है और लिखा बाइंग अ फ़ोन। प्रोडक्ट दूसरी क्लास है, मतलब ये भी हम लोगों ने देखी थी, लेकिन ऊपर कौन सा मेथड था, रिव्यू मेथड था, सही है। यहाँ पर क्या नाम है इसका, बाय नाम है, और बोल रहा है कि प्रोडक्ट बाय मेथड, मतलब प्रोडक्ट के अंदर का ये बाय मेथड है, सही है। क्या किया हमने, फ़ोन को भी इनहेरिट किया, सही है, फ़ोन को भी इनहेरिट किया और प्रोडक्ट को भी हमने क्या किया, इनहेरिट कर लिया, दोनों इनहेरिट हो गए, ठीक है। और क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उसी तरीके से, और मैंने बोला एस डॉट बाय, कि बाय मेथड चलाओ। अब सोच कर बताएं कि कौन सा वाला मैसेज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो समझ आ गई ना कि क्या सिंपल साइन हमने इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बोल रहा हूँ कि एस डॉट बाय मतलब बाय का मेथड चलाओ चाइल्ड की मदद से, तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, प्रोडक्ट बाइंग अ फोन या प्रोडक्ट बाय मेथड। अच्छा, कोई रीज़न समझ आ रहा है, मतलब बाइंग अ फ़ोन आएगा तो क्यों आएगा, प्रोडक्ट बाय मेथड आएगा तो क्यों, मतलब पहले चाइल्ड से चलाएगा वो, चाइल्ड से चलाएगा। देखें, प्रोडक्ट और फ़ोन ना दोनों इसके पेरेंट ही हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट और फ़ोन दोनों इसके पेरेंट ही हैं। तो
अगर जैसे आप बोलते हैं कि ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, तो मतलब कुछ सोच के बोलना, आप वो मुझसे डिस्कस करें। और अगर आप बोल रहे हैं कि ये वाला मेथड प्रिंट होगा, ये वाला आउटपुट आएगा, तो क्या रीज़न हो सकता है? कंस्ट्रक्टर चल रहा है इस वजह से। हाँ, लेकिन देखिए इसके चाइल्ड के खुद के अंदर, ये चाइल्ड हमारा कौन है? स्मार्टफोन है ना। चाइल्ड के खुद के अंदर बाय तो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब वो पेरेंट के पास जाएगा, लेकिन पेरेंट में मसला है कि दोनों के पास मौजूद है बाय मेथड। प्रोडक्ट बाय मेथड क्यों? एक मिनट। सबसे पहले तो नीचे हमने जो एस इक्वल टू स्मार्टफोन लिखा है ना, हाँ, उसमें हमने जो वैल्यूज दिए ना 20,000 है, तो 20,000 सबसे पहले वाले की वो प्राइस दिखा रहा है, तो उसी को दिखाएगा। तो सही है। और आपका रीज़न? 20,000 दिया सही है। मेरा ये आपके ये इसमें जो अपना वो जो कंस्ट्रक्ट दिया वो नीचे से चलेगा ना, नीचे से चलेगा। अच्छा देखें, अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। कन्फ्यूजन हो रही है ना, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है ना, मतलब गैस ही कर रहे हैं ना, कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो इसी कन्फ्यूजन की वजह से ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें, लेकिन पाइथन ने ना इसको एक एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व किया, और एल्गोरिदम कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एल्गोरिदम की जब भी बात होगी ना, आप ये समझें कि सिंपल क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। सिंपल क्या होते हैं? वो स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे चाय बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो चाय बनाने का एल्गोरिदम बनाओ। कंप्यूटर साइंस के अगर रिस्पेक्ट से बोलें तो क्या बोलूँगा? चाय बनाने का मुझे एल्गोरिदम बनाओ। वरना नॉर्मल क्या बोलेंगे? चाय की रेसिपी बताओ, ठीक है। तो क्या होगा? हम बताएंगे भाई पहले पानी लो, ये करो और आपकी फाइनल चाय बन जाएगी, ठीक है। तो एल्गोरिदम भी यही चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, उसको लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा कोड की मदद से ही जाता है। तो एल्गोरिदम की जब भी बात हो ना, समझे बस सिंपल स्टेप्स की बात हो रही है कि कोई भी काम कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा या किन किन स्टेप से गुजरेगा फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, ये एल्गोरिदम है, सही। अच्छा, तो मतलब ये प्रोग्रामर्स ने क्या किया, इस मल्टीपल इनहेरिटेंस की कन्फ्यूजन को ना एक एल्गोरिदम से सॉल्व किया। उसका नाम क्या है? MRO। क्या है फुल फॉर्म इसकी? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, मतलब इसको नाम दे दिया। और वो सिंपल सा एल्गोरिदम है। क्या बोलता है कि भाई आपने जब भी इनहेरिट किया ना अपने पेरेंट्स को, तो आपने उन पेरेंट्स को इनहेरिट करने की सीक्वेंस देखनी है। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, पहले फ़ोन लिखा हुआ है, ठीक है। फ़ोन मेरे पास एक पेरेंट है, प्रोडक्ट एक दूसरा पेरेंट है, लेकिन मैंने पहले किसको इनहेरिट किया? फ़ोन को। फिर प्रोडक्ट को मैंने बाद में इनहेरिट किया। तो अब क्या करेगा? सिंस चाइल्ड के अपने पास बाय मेथड मौजूद नहीं है ना, तो क्या करेगा? अब ये पेरेंट के पास जाएगा। लेकिन जब पेरेंट के पास जाने लगे ना, तो थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार 2 पेरेंट मौजूद हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कहाँ जाऊँ? तो ये क्या करेगा? पहले उस वाले पेरेंट में जाएगा जिसका नाम हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। कि उसके बाद चला जाएगा। तो क्या करेगा? देखें, इसी वजह से जब ये हमारी फ़ोन की क्लास में आएगा तो इसको कौन सा मेथड मिलेगा? बाएं हाथ में मिलेगा, और इसी वजह से ये वाला मैसेज प्रिंट करके देगा। ये क्लियर हो गई बात? तो एग्जीक्यूट करते हैं। इनसाइड फ़ोन कंस्ट्रक्टर दिया इसने, और क्या दिया? बाइंगा फ़ोन दिया। क्यों? क्योंकि ये कहाँ चला गया? फ़ोन में चला गया था पहले ही है। अच्छा, आप बोलें इसको रिवर्स कर दो, मतलब स्विच कर दो, प्रोडक्ट पहले और फ़ोन बाद में, तो फिर उसी लिहाज से चलेगा आपका आउटपुट। तो अगर इसको मैंने कॉमा लगा के पहले प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट पहले और फ़ोन बाद में, तो अब बाय मेथड कहाँ का चलेगा? वो पहले प्रोडक्ट क्लास में आएगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट किया तो देखें प्रोडक्ट बाय मेथड आ गया, सही। और अगर लेट से प्रोडक्ट के अंदर बाय का मेथड मौजूद ही नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के अंदर बाय का मेथड मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर कौन सा चलाएगा? फिर वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा। मतलब सीक्वेंस में देखें, इधर सीक्वेंस में देखें, पहले फ़ोन के प्रोडक्ट की क्लास में जाएगा, अगर मिल गया मेथड उसको चलाएगा, वरना फिर क्या करेगा? निकल के अगली वाली उसमें जाएगा क्लास में। तो अगली क्लास फ़ोन है तो फ़ोन के पास जाएगा, और अगर उसमें मेथड मौजूद हुआ उसका एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं हुआ तो थर्ड वाले के पास चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? ये MRO एल्गोरिथम है, मतलब स्टेप्स हैं जिसकी मदद से मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। और इसी चीज़ को बोला जाता है डायमंड प्रॉब्लम, कि भाई मैं कौन से पेरेंट का चलाऊँ, मैं लेफ्ट वाले पेरेंट का चलाऊँ या राइट वाले पेरेंट का चलाऊँ। देखें डायग्राम में हमने ये जिक्र किया था ना, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के पेरेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है, ये डायमंड लाइक शेप बन जाती है, सही है। तो इसीलिए इसका प्रॉब्लम का नाम भी क्या रख दिया? डायमंड प्रॉब्लम। क्लियर है ये चीज़? चलें अब एक चीज़ बताएं आप लोग मुझे। जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया स्मार्टफोन क्लास का, तो सोच के बताएं कि इसने मुझसे कौन कौन से पैरामीटर्स मुझसे मांगे थे? प्राइस, ब्रांड और
कैमरा। दोबारा देख लें एक मरतबा, प्राइस, ब्रांड और कैमरा मांग रहा है, ठीक है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। अब सोच के बताएं कि ये कौन सी क्लास में मौजूद है? फ़ोन क्लास में मौजूद है, फ़ोन क्लास में मौजूद है, ऐसा ही है। पेरेंट में, पेरेंट और पेरेंट की भी कौन सी क्लास? फ़ोन क्लास में। अच्छा एक अब ये बात समझिएगा, देखें अगेन मैंने जिस तरह कहा ना कि एमआरओ क्या करता है, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना, मतलब एक चाइल्ड में बहुत सारे पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम लाजमी अगर होगी। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से सोचना है कि भाई स्मार्टफोन का खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, सही है। अगर खुद का कंस्ट्रक्टर होता फिर तो ऊपर किसी भी कंस्ट्रक्टर को चलने ही नहीं देता, भले हमने 10 पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ हो, सही है, खुद का चलाएगा बस, और ऊपर वाले चलने नहीं देगा अनलेस कि हम सुपर वाला फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दें, सुपर फंक्शन को कॉल करें और फिर क्या करें, उस पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर्स को भी क्या कर लें, इनहेरिट कर लें, कॉल कर लें मतलब, ठीक है। तो खुद के पास मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, अब ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, लेकिन पेरेंट के पास कौन से पेरेंट के पास आएगा? पहले आएगा प्रोडक्ट के पास, पहले कौन लिखा हुआ है? प्रोडक्ट के पास। अब प्रोडक्ट के पास ही मसला क्या है कि कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं इसका अपना, समझ रहे हैं? तो फिर कहाँ जाएगा, ये फ़ोन के पास जाएगा और फ़ोन का कंस्ट्रक्टर चला देगा, समझ रहे हैं? फ़ोन का कंस्ट्रक्टर इसने चलाया तो जब भी इसने हमसे ये तीनों चीज़ें मांगी हैं, ये 3 चीज़ें मुझसे जब ही मांग रहा है, सही है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, बिल्कुल, फिर हमसे ये वाली वैल्यूज़ मांगेगा, फिर ऊपर वाली की मांगेगा, नहीं मांगेगा? फिर नहीं मांगेगा, क्योंकि एक चलाएगा ना पेरेंट वाले को, ठीक है, पहले वाले पेरेंट का चला देगा, दूसरे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर देगा। मैं दिखाता हूँ एक मरतबा। लेट्स हमने लिखा डेफ और एडिट सेल्फ और लेट्स से वारंटी बना लेते हैं, ठीक है, एक पैरामीटर बना दें, वारंटी का पैरामीटर बनाया, आगे गया सेल्फ डॉट वारंटी इक्वल्स टू वारंटी, बस मैंने ये एक पैरामीटर इसमें बना दिया, कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें एक पैरामीटर बना दिया, ठीक है। ज़रा दोबारा से इसको देखते हैं, तो देखें क्या मांग रहा है, वारंटी मांग रहा है, मतलब अब ये किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा? खुद के पास मौजूद हो तो खुद को देता, सबसे हाई प्रायोरिटी प्रेफरेंस अपनी खुद की होगी इसकी, चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो फिर क्या करेगा? अब बहुत सारे अगर पेरेंट्स को इनहेरिट किया हुआ तो क्या करेगा, बारी बारी जाएगा, और किस सीक्वेंस में जाएगा, जो हमने इनहेरिटेंस की ब्रैकेट में सीक्वेंस लिखी हुई है कि भाई पहले प्रोडक्ट के पास जाओ, फिर फ़ोन के पास जाओ और फिर इसके पास जाओ, ये समझ? तो जो पहले जिसका मिल जाएगा वो उसी को चलाएगा। हाँ, जैसे अभी इसको मिल गया ना प्रोडक्ट के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो अब बस इसी को चलाएगा, पीछे वाले को जितने ही आगे पड़े हों, जितनी आगे क्लासेस पड़ी हुई हों, सबको ख़त्म कर देगा, सबको ओवरराइड कर दिया, खुद चली जाएगा बस। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी चीज़ को डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे हमने पहले प्रोडक्ट लिखा बाद में अगर मैं पहले फ़ोन लिख दूँ फिर ये ब्रैकेट में फ़ोन का दिखाएगा ना? हाँ, फिर फ़ोन का दिखाएगा, बिल्कुल। जैसे अभी हम देख लेते हैं, मैं फ़ोन को पहले लिख लेता हूँ। अभी आपने देखा ना यहाँ पे वारंटी मुझसे मांग रहा था ये, ठीक है। अब दोबारा से हमने क्या किया, इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी, तो अब क्या कर रहा है ये, अब मुझसे पहले वाले जो हमने पेरेंट को इनहेरिट करना उस पर जा रहा है, ठीक है। हाँ, लेट से मैंने इसी को मैंने कमेंट कर दिया, मतलब मेरे पास फ़ोन में कंस्ट्रक्टर ही मौजूद नहीं है, तो अब कहाँ चले जाएगा, फिर से प्रोडक्ट वाले के पास चले जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव किया और देखें अब ये कहाँ गया, दोबारा से सेकंड वाले क्लास पर आ गया। तो ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यही चीज़ जो है हमारी कंफ्यूज करती है, लेकिन ये जो आपने पूरी चीज़ समझी है, ये ऑफकोर्स एल्गोरिथम लिखा गया, आपको बताएगा भाई पहले इस वाली क्लास को प्रेफरेंस देनी चाहिए, फिर इस वाली को देगा, अगर इसमें मौजूद नहीं है तो फिर अगली वाली पे जाएगा। ये पूरी चीज़ क्या कहलाती है, कि एल्गोरिथम है, और नाम क्या उस एल्गोरिथम का, इसको नाम दे दिया MRO, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। कंस्ट्रक्टर की बेस पे वो फर्स्ट लेता है या फिर जो पहले लिखा होता है, जैसे आप नहीं, इधर ये हमने ये इस जगह पे इनहेरिट करते हुए हमने ये ब्रैकेट बनाते हैं ना हम, तो अगर एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं अपनी क्लासेस के नेम को, तो हमने जिस सीक्वेंस में इनको इनहेरिट किया हुआ है ना इस तरीके से, ठीक है, ये उस लिहाज से चल रहा होगा। पहले फ़ोन लिखा हुआ है तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी अब किसकी है, फ़ोन की। अगर ख़ुद के पास मौजूद होता तो ख़ुद को चलाता, वो तो सबसे टॉप प्रायोरिटी है इसकी, लेकिन ख़ुद के पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, ख़ुद का मेथड भी नहीं है,
तो सबसे पहले फिर कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले पेरेंट में जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है। अगर उसके पास वो चीज़ नहीं मिलती फिर नेक्स्ट वाले के पास जाएगा। इसमें दोनों आप चीजें बता रहे हैं कि ये 8 चलाएगा, जी सिमुलेशन आप बता रहे हैं कि 8 चलाएगा, अगर जी। हमारे को यहाँ पर फॉर एग्जांपल दोनों ही चलवाना है उसका भी है, फिर वही सुपर करेंगे आप, सुपर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है जैसे आपने फ़ोन को पहले लिखा हुआ है, प्रोडक्ट को बाद में लिखा हुआ है, सुपर चला देंगे, सुपर सब कुछ चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर। लेकिन पता है क्या, सुपर का मतलब ये है कि आपने इनहेरिट भी किया हुआ, इनहेरिट किया। लेट से मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट और फ़ोन दोनों बिल्कुल इंडिविजुअल क्लासेस हैं, दोनों में कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रही। देख रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ नाम लिखा हुआ है, ये भी नाम लिखा हुआ है, कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रही। अब लेट से मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर में मैं इस फ़ोन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लूँ, ठीक है, नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने इनहेरिट ही नहीं किया हुआ, समझ रहे हैं। तो अगर हमने इनहेरिट किया हुआ हो तो हम सुपर करके चला सकते हैं ऊपर पेरेंट वाले को, ठीक है। लेकिन अभी लेट से हम ये बोल रहे हैं कि भाई फ़ोन की क्लास में ये कुछ एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, ये कंस्ट्रक्टर से ये कंस्ट्रक्टर मुझसे मांगेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट वाले को भी चलाऊँ, ठीक है, पहले फ़ोन का चले और फिर प्रोडक्ट का चले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने फ़ोन के अंदर मतलब फ़ोन को प्रोडक्ट में इनहेरिट ही नहीं किया हुआ। अगर इनहेरिट होता, उसमें नीचे जो हमने स्मार्टफोन बनाया उस पर जाके अगर हम चलाए तो हाँ, लेकिन फिर उसके लिए क्या होगा, आपको ना यहाँ पे अलग से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे डेफ कंस्ट्रक्टर का नाम, और फिर क्या करेंगे, सुपर करके इनिट, और फिर वो पेरेंट वाले को कॉल कर लेगा। ये बात क्लियर हो रही है अनस भाई? आपको कुछ क्वेश्चन तो शायद दोनों चीज़ों को ये देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हाँ। के साथ वो उसको भी सबको देखेगा, दोनों नहीं, भले कुछ भी मौजूद हो, सब चीज़ों को ये एनालाइज कर रहा होगा, ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट्स को भी देखेगा और ये मेथड्स को भी देखेगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये हमारी मतलब ये पूरा जो एल्गोरिथम है इसका नाम MRO है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया MRO का, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, सही है। अच्छा, स्मार्टफोन में वैल्यूज़ चाहिए इसको, चलें। अब हमने डायमंड प्रॉब्लम देख ली है, और अब ज़रा देखें इस कोड को ज़रा समझें और आउटपुट बताएं, इसका आउटपुट क्या आएगा। इस कोड को ज़रा देखें। रेहान हरमैन नहीं आया? आगे आ जाएं। देखें जल्दी से, इसका आउटपुट बताएं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है? जल्दी से आउटपुट बताएं इसका हरमैन। हाँ, सॉरी, दोबारा 20 30 40। तो सम हो गया, कितना हो गया? 20 30 50 और 40 90। अच्छा भाई, और कोई? दानिश भाई, उसामा भाई, कल 90 और 20 दोबारा ना, 30 20 दोबारा, सॉरी। इसमें कंस्ट्रक्टर तो नहीं है किसी में। कंस्ट्रक्टर नहीं है किसी में। तो ये रिटर्न 20 क्या करेगा, सिर्फ 20 प्रिंट करेगा। रिटर्न 20 ना हमें बाहर अगर किसी वेरिएबल में सेव करवाना तो जब यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रिंट भी करने का काम कर रहा होता है, दोनों काम है। प्रिंट क्या करता है, अगर सिर्फ प्रिंट का यूज़ कर लिया ना हमने, तो हम देख तो सकते हैं उस नंबर को,
लेकिन उस नंबर को किसी दूसरे वेरिएबल में सेव नहीं करा सकते, ये मसला है। बस ये समझ लें रिटर्न 20 मतलब आपको बाहर 20 मिलेगा, रिटर्न 30 बाहर 30 मिलेगा। ठीक है जैद भाई क्या आएगा आंसर? 30 जी 30 30 40 20 30 40 सोचें। 20 30 20 कैसे? ठीक है आपको समझ आया? और दानिश भाई क्या आंसर है? यही है, चलें देखें आंसर यही है, समझें इसको जल्दी से। देखें पहले जब भी ये आपको मिले ना आउटपुट, आप सबसे पहले क्लास को एक मरतबा देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है। देखें एक क्लास है ए, और क्लास ए के अंदर एक m1 नाम का मेथड बना हुआ, उसमें क्या मिल रहा है हमें 20 दे रहा है वो बाहर। अच्छा फिर हमने ए को किस में इनहेरिट किया? बी में इनहेरिट किया। अच्छा भाई मतलब m1 क्या हुआ मेरे पास यहाँ भी आ गया, मतलब बी क्लास में आएगा ना भाई, इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पे खुद एक m1 बना हुआ है, सही है, खुद एक m1 बना हुआ है और ये क्या रिटर्न कर रहा है 30। अच्छा इसका m2 भी मौजूद है और ये क्या भेज रहा है बाहर 40। अच्छा सी के अंदर मैंने बी को इनहेरिट किया। अब जब मैं सी के अंदर बी को इनहेरिट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ और ये सारी फंक्शनैलिटी, ये सारा कोड मुझे किस में एक्सेस हो जाएगा? सी में हो जाएगा। लेकिन सी के अंदर अपना खुद का कौन सा मेथड मौजूद है? m2 मौजूद है और वो क्या भेज रहा है बाहर 20 भेज रहा है। चले अब देखते हैं अब हुआ क्या। हमने ना ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नाम क्या नाम दे दिया? ऑब्जेक्ट 1। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ऑब्जेक्ट 2 बोल दिया। सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ऑब्जेक्ट 3 बोल दिया। ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2 इसका, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट 3 हो गया। अब ज़रा समझें मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट m1। मैं बोल रहा हूँ क्या करो, कौन सी क्लास में जाओ? ए क्लास में जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 ए क्लास का है, और वहाँ से किसको कॉल करो भाई m1 को। तो ज़रा देखें क्या हुआ, वो आया ए क्लास में और उसने m1 को कॉल किया। ठीक है तो क्या मिला उसको 20 मिल गया। तो इस पूरे की जगह, इस पूरी चीज़ की जगह इसको क्या यहाँ पे रिसीव हुआ 20 आ गया। सही है। अच्छा अब सॉरी हमने क्या बोला आगे, ऑब्जेक्ट 3 m1, ऑब्जेक्ट 3 का m1 कॉल करो। अब समझिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 कौन सी क्लास का है? सी क्लास का। ठीक है लेकिन सी क्लास में जब यह आएगा तो उसको m1 मिला नहीं मिला अब ये तो मसला है, m1 ही नहीं मिल रहा। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, इनहेरिट हुई भी है इस सी क्लास के अंदर। बी क्या हुआ हुआ है? इनहेरिट हुआ हुआ है। और बी के अंदर क्या m1 मौजूद है? m1 और m2 बिल्कुल मौजूद है। सही है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये क्या करेगा, जब हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 3 को m1 की वैल्यू लेकर आओ, मतलब m1 मेथड को कॉल करो, तो वो ये वाला मेथड चलाएगा या उसके पेरेंट का चलाएगा? किसका चलाएगा? देखें इसको बी वाला चलाना चाहिए, बी क्लास में आ गया। देखें समझिएगा बात को, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेथड ओवरराइडिंग वाला। ठीक है मेथड ओवरराइडिंग वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो देखें हुआ क्या, जब हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो इसको तो अपना मेथड एक्सेस करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने बी क्लास को बनाया और उसमें ए को इनहेरिट कर लिया। अब हुआ क्या, बी के अपने पास m1 मौजूद है, तो अगर हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, तो कौन सा वाला m1 चलेगा? इसका नहीं, बी क्लास अगर बनाते हैं, सॉरी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सॉरी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और मैं उसको बोल रहा हूँ कि m1 कॉल करो। ठीक है तो सोच के बताएं कि वो कौन सा m1 कॉल करेगा, ये वाला या ये वाला? अपनी क्लास का करेगा। देखिए ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया? बी क्लास का ना। ये थोड़ा सा विजुलाइज करें। ठीक है तो अब अपने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस, हाई प्रायोरिटी देगा, ऊपर नहीं जाएगा वो। सही है यहाँ तक? अच्छा लेकिन यहाँ थोड़ा सा और केस ट्विस्ट है। क्या बोल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट 3 है हमारा और बोल रहे हैं m1 को कॉल करो। ठीक है ऑब्जेक्ट 3 जो है वो सी क्लास का है और सी में कौन इनहेरिट हो रहा है, आपका बी या ए? बी इनहेरिट हो रहा है। अब समझिएगा तो क्या करेगा,
ये आपका हमने बोला क्या करो, ऑब्जेक्ट 3 की मदद से M1 को कॉल करो, है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन हम बोल रहे हैं M1 को कॉल करो। अब वो क्या करेगा, वो अपने से ऊपर वाले लेवल पे जाएगा। देखिए इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम, ये है मल्टी लेवल, डिफरेंट इसके लेवल्स हैं। एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, अभी हमने ऊपर देखी डायमंड प्रॉब्लम, एक होती है मल्टी लेवल, ऊपर वाली सेकंड में, सेकंड वाली थर्ड में, थर्ड वाली फोर्थ में, एक ये होती है मल्टी लेवल। तो इसमें क्या होगा कि वो जब ना क्या करेगा, पहले अपने से ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, अपने पेरेंट पे जाएगा, डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट के पास नहीं जाएगा। मतलब जैसे अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो क्या करेगा, यूजुअली वो अपने पहले पेरेंट के पास जाएगा, ठीक है। फिर वो अगर उसको पेरेंट से नहीं मिलती वो चीज़, फिर ऊपर जाएगा, टॉप मतलब ग्रैंड पेरेंट के पास चला जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे वही वाली फंक्शनैलिटी है कि भाई M1 जो है C में मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, डायरेक्ट A के पास नहीं जाएगा, ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, और उसका खुद का पेरेंट कौन है, B मौजूद है, और B के अंदर ये वाला मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, सही है। तो इसीलिए इस जगह पर इसको क्या मिलने वाला है, 30 मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट 3.m2, अब ज़रा बताएं कि क्या आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट 3.m2 की वजह से क्या आंसर मिलने वाला है। 20 है। बिल्कुल, ये समझ रहे हैं बात को। ऑब्जेक्ट 3 कौन सी क्लास का है भाई, C क्लास का, और C में खुद का M2 मौजूद है ना, बिल्कुल मौजूद है। हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट 3 मतलब C के अंदर जाओ और वहाँ पे किसको कॉल करो, M2 को कॉल करो, तो वो डायरेक्ट आएगा, इसको तो मिल गया यहाँ पर, तो अपने वाले को हाई प्रेफरेंस देगा और ये 20 ले आएगा। तो इसी तरह क्या हुआ, यहाँ पे भी 20 आ गया, सही है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा भाई, जल्दी से बताएं। 70 बनना चाहिए, ठीक है। आ गया 70, क्लियर है बात थोड़ी सी। तो चलें अब इसको देख के बताएं, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, 2 स्टेज के अंदर, पहले से बता रहा हूँ मैं। 40, अच्छा देखें कुछ भी आंसर नहीं आएगा इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। देखें क्या हो रहा है, A है उसमें M1 मौजूद है, हमने B के अंदर किसको इनहेरिट किया, A को, तो M1 इसमें ख़ुद में भी आ गया। लेकिन मसला ये है कि इसमें हमने M1 को अलग से भी डिफ़ाइन कर दिया। तो अब हुआ क्या कि हमने M1 को डिफ़ाइन तो किया, लेकिन फिर उसको अलग से हमने क्लास A के मेथड को कॉल कर लिया। इसमें देख रहे हैं, सुपर मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या करो, अपने पेरेंट में जाओ, इसको बोल रहे हैं तुम अपने पेरेंट में जाओ, इसका पेरेंट कौन है, A। तो यहाँ पर आया और क्या बोला हमने, इसको M1 चलाओ, ठीक है। तो M1 से क्या मिलेगा इसको, 20, इस पूरी जगह पर क्या मिलने वाला है इसको, 20, याद समझ रहे। और फिर हमने प्लस भी कर दिया किसको, 30 को, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये 50 हो गई। और फिर हमने उस वैल को बाहर भिजवा दिया, समझ रहे। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट हो किसका, B का, कौन सा ऑब्जेक्ट हो, B क्लास का, और मैंने उस B क्लास से M1 को कॉल किया हुआ, तो जब मुझे क्या मिलेगा, 50 आंसर मिलेगा। अच्छा एक बात, C में क्या किया हमने, उसी B को इनहेरिट कर लिया। लेकिन अब अगेन मसला क्या है कि भाई M1 मैंने यहाँ भी बना दिया, ये बात समझ रहे हैं, M1 यहाँ भी बना दिया, और फिर मैंने क्या बोला, self.m1, ठीक है, क्या बोला, self.m1, और प्लस 20 कर दिया, ठीक है। उसका आंसर किसमें सेव करवाया, वेल में, और वेल को बाहर भिजवा दिया। अब ज़रा सोच के बताएं, ये self.m1, इसकी जगह क्या मिलेगा मुझे, इसकी जगह क्या मिलेगा मुझे, 30 कहाँ से, 40 मिलेगा, सॉरी 50। अच्छा और कोई, हाँ इसका 50 मिलेगा, 50 जैद भाई नहीं। देखिए मसला बताइए क्या है, मैं सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ, सुपर नहीं कर रहा, सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ, सुपर नहीं कर रहा। मैं मतलब ये नहीं बोला तुम पेरेंट में जाके कॉल करो, मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेल्फ, बोल रहा हूँ अपने आप को कॉल कर दो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, self.m1 मतलब क्या करो, अपने आप को कॉल कर लो। देखिए एक बात हमने की थी कि भाई क्लास में अगर हम मौजूद हैं और मुझे क्लास के अंदर किसी मेथड को या किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखते थे उसके लिए,
डॉट करके एट्रीब्यूट का नाम या सेल्फ डॉट और आगे मेथड का नाम लिख दिया करते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप को कॉल करो। अब ये अपने आप को कॉल करेगा, सही है, अपने आप को कॉल करेगा। इसी की वजह से यहाँ पे कोई आंसर नहीं आने वाला। अब मैं समझा दूँ, असल मसला यहीं पर है, असल मसला यहाँ पर है। अब देखें एक मरतबा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कौन सा, सी क्लास का, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डॉट M1, किसको कॉल करो, M1 को कॉल करो। अब ज़रा मुझे बताएं कि जब ऑब्जेक्ट सी क्लास का है तो ये इस वाले M1 को कॉल करेगा, बिल्कुल ऐसी है। अब जब ये इस वाले M1 को कॉल करेगा तो अंदर गया, अंदर जाके इसने देखा कि इसको क्या मिल रहा है कि क्या करो, अपने आप को दोबारा कॉल करो, ठीक है। अब इस पार्ट की वजह से सेल्फ डॉट M1 की वजह से क्या करेगा, दोबारा से इस फंक्शन पर आएगा, मेथड पर आएगा, सॉरी, इसको फिर से कॉल करेगा। अच्छा, फिर से कॉल हुआ, फिर वो फर्स्ट लाइन पे पहुंचा, फिर इसको पता चला यार इसको खुद ने कॉल करना है, फिर ये खुद कॉल करेगा। मतलब करते 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 ये अपने आप को कॉल करा जा रहा है, कोई सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये समझ रहे हैं बात को। इसी वजह से यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा। ज़रा एरर देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। मतलब यह क्या है कि भाई वो जितनी मर्तबा अपने आप को चला सकता था ना, रिकर्जन मतलब होता है किसी मेथड का या फंक्शन का खुद अपने आप को चलाना। अब देखें M1 जो है हमारा, ये M1 मेथड है हमारा, लेकिन उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसी M1 को दोबारा से कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रिकर्जन कहलाती है कि किसी चीज़ के अंदर हम क्या करें, उसको खुद से कॉल कर लें। फंक्शन बना रहे हैं, उसमें उसको खुद कॉल कर दिया, मेथड बना रहे हैं, उसमें क्या किया, उसको खुद से कॉल कर लिया। तो क्या बोल रहा है भाई, मैं जितनी मरतबा उसको चला सकता था ना मैक्सिमम, मैं उसको चला चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोई उसका आंसर नहीं मिल रहा। और देखें एरर भी दिखा रहा है कि मसला कहाँ उसको देखने को मिला। पहले वो इस लाइन पर आया, जब उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो फिर उसको हमारे उस मेथड की फर्स्ट लाइन पे एरर देखने को मिल रहा है। ये बात समझ रहे हैं, उसको फर्स्ट लाइन पे एरर देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब बताएं कि अगर मैंने इसी कोड को लिख दिया सुपर करके, मैंने सेल किया, क्या लिखा, सुपर लिख दिया, ब्रैकेट बनाएं, ठीक है। अब इसका आंसर बताएं, अब क्या आंसर आएगा जी। हाँ अली क्या बोल रहे हैं, ज़बरदस्त। क्या आएगा इसका आंसर, 70 आएगा। अब क्या हो रहा है, अब एक्चुअली हम ऊपर वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाले मेथड को कॉल करो M1 को। तो यहाँ से क्या भेज रहा था मैं बाहर, वेल में क्या भेज रहा था, 50। हमने देखा था ना कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या करेगा, ये इसके अंदर सुपर लिखा हुआ है, तो ये अपने से ऊपर वाले को कॉल करेगा। ऊपर वाले से इसको मिला यहाँ पे 20 + 30 कितना हो गया, 50 इसमें स्टोर हुआ और उसने इसी 50 को बाहर भिजवा दिया। और वो 50 इसको कहाँ मिलेगा, इस जगह पे आके मिलेगा 50 + 20 कितना हुआ, 70। वेल में स्टोर किया, बाहर भिजवा दिया, तो अब इसको क्या मिलना चाहिए, 70 देना चाहिए, और 70 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। तो हमारी जो इनहेरिटेंस है ना, ये हमने बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, सही है। 100% तो डेफिनेटली अभी भी कवर नहीं हुई होगी है, ठीक है, क्योंकि बहुत डेप्थ में होती हैं चीज़ें, लेकिन हमने फिर भी उसको काफ़ी डिटेल में देखा है। तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब इतने आप लोग कैपेबल हैं एटलीस्ट कि आप कोड देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत अपना माइंड लगा सकेंगे, यार कंस्ट्रक्टर पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या चलना चाहिए, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, पेरेंट का, चाइल्ड का, चाइल्ड का चलेगा, जो आपको रूल पता है। अच्छा, लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ज़बरदस्ती चलवाना है, तो आपके माइंड में एक चीज़ पता होगी, यार सुपर करके एक फंक्शन होता है, उसमें दस ये वाला काम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है ना आपके माइंड में बैठ चुके होंगे, सही है। एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं और फिर अपने लास्ट के 2 पिलर्स पे चलते हैं। हमने इनकैप्सुलेशन देखा था, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, डबल एंडेड स्कोर करके हम क्या करते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स को या मेथड्स को सिक्योर कर लेते हैं, एक तरीके से हाइड कर देते हैं, सही है। एक हमने इनकैप्सुलेशन देखी, दूसरी हमने क्या देखी, इनहेरिटेंस, किस तरह से इनहेरिटेंस काम करती है और इसके डिफरेंट रूल्स देखे। तीसरी है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये वाली अभी इसको डिस्कस करते हैं। और चौथी है एब्स्ट्रैक्शन, तो ये दोनों भी हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने शुरू में क्लास में ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करते हुए एक वर्ड कहा था कि हमारे पास मेथड्स 2 तरह के होते हैं। कुछ मेथड्स ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, कुछ मेथड्स क्लास के खुद के होते हैं। अब जरा इसको समझते हैं, पहले ये मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा क्लियर कर दें, ठीक है। बस ये 2 वर्ड्स याद रखें, कुछ मेथड्स ऑब्जेक्ट के लिए होंगे,
कुछ मेथड्स क्लास के अपने होंगे, ठीक है। तो किस तरह पता चलेगा, क्या फंक्शनैलिटी होती है, किस तरह काम करते हैं, पहले ज़रा इसको जल्दी से समझते हैं। अच्छा देखें, हमने एक कोड किया था, क्या नाम था उसका, एटीएम की हमने क्लास बनाई थी, थोड़ा अगर माइंड में आ रहा हो, एक बेसिक सी क्लास हमने बनाई थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसी थोड़ा सा कोड को दोबारा से लिखते हैं और उसमें एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने क्लास बनानी, मैंने क्या लिखा, क्लास, मैंने उसको नाम दे दिया एटीएम। आगे गया, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट और सेल्फ, और यहाँ पे सिर्फ पिन मांग रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ पिन मैंने मांग ली, कॉलन। आगे गया, मैंने लिखा सेल्फ डॉट पिन इक्वल्स टू पिन, यही लिखते हैं हम। और मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा पिन को मैं इनकैप्सुलेट कर देता हूँ, मतलब प्राइवेट बना देता हूँ। तो क्या करूँगा, पीछे आया, डबल अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि अगर हमें इस पिन को बाद में कभी सेट करना पड़ जाए तो एक कौन सा मेथड बनाना चाहिए इसके लिए, सेटर मेथड। तो वो भी बना लेते हैं इसको। मैं लिखता हूँ डेफ और मैं उसका नाम देता हूँ चेंज पिन, सही है। ब्रैकेट में क्या लिखूँगा मैं, सेल्फ लिखूँगा, पता है ना, सेल्फ तो क्लियर है ना भाई, कि ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है मेथड, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, जिस तरह हम अपने जाते हैं ना, चेंज पासवर्ड की रिक्वेस्ट करते हैं वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन पे, तो क्या होता है, हमारे इस तरह के मेथड पीछे बने हुए होते हैं, वो चल रहे होते हैं हमारे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो यूज़ कर रहे हैं ना उस वेबसाइट पे, उस एप्लीकेशन को, वो इस मेथड को कॉल करना चाह रहा होगा बटन दबाकर, सही है। तो हमने ये वाला मेथड बनाया है उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब वो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा तो क्या करेगा, सिर्फ मेथड कॉल कर देगा या कुछ और भी भेजेगा, कुछ और भेजेगा ना। देखें, उसने पिन चेंज करनी है ना, पिन चेंज करनी है ना, तो अपनी नई पिन तो बताएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, हम इसमें ना अंदर जाके इनपुट भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका क्या होता है, अच्छा तरीका ये होता है, हम इसी के अंदर ना क्या बना दें, कॉमा लगा के, यहाँ बोलते हैं इसको न्यू पिन, कि न्यू पिन भी हाथ के हाथ बता दो। जब तुम इस मेथड को कॉल करो ना, क्या करो, यहाँ पे न्यू पिन को भी हाथ के हाथ बता दो, ठीक है, फ़ौरन बता दो। तो मैंने यहीं पे ले लिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको यहाँ पे आपने नहीं लिखना तो आप हटाएं और अंदर जाके क्या करें, आप यहाँ पे पिन करके इक्वल्स टू क्या करें, इनपुट ले लें। क्या लिखेंगे आप, प्लीज़ एंटर न्यू पिन, ठीक है। ये मैसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेथड्स और फंक्शंस के अंदर यहीं पे लिख रहे होते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। जब भी तो इसका मतलब यूज़ केस है, यही तो इसकी यूज़ केस है कि हम पैरामीटर्स बना के यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, अलग से इनपुट का फंक्शन यूज़ नहीं करते। अच्छा, अब जब यूज़र मुझे न्यू पिन देगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूँगा सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर पिन, ठीक है। डबल अंडरस्कोर करके मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसको, इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, न्यू पिन। अच्छा, मैंने बहुत बेसिक सा कोड लिखा है, ठीक है, लेकिन आपकी जो नॉर्मल मेथड होगा वो इस तरह काम नहीं करेगा। पहले वो क्या करेगा, जब मेथड इसका ये वाला कॉल किया जाएगा ना, वो पहले यूज़र से उसका प्रीवियस पिन मालूम करेगा, समझ रहे, और फिर क्या करेगा, उस प्रीवियस पिन की मदद से पहले वो जो स्टोर पिन है उसकी डेटाबेस के अंदर, जैसे मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाली कि मुझे क्या करना है, मुझे पिन चेंज करनी है अपनी, या मुझे पासवर्ड चेंज करना है लेट से, तो क्या होगा, पहले मुझसे प्रीवियस पासवर्ड पूछा जाएगा। मैंने लेट से प्रीवियस पासवर्ड बताया, फेसबुक में शायद होता है कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी होती है, पहले पुराना वाला पासवर्ड बताया, अगर वो पासवर्ड डेटाबेस से मैच होने के बाद अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, हाँ भाई बराबर है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना न्यू पासवर्ड दे के चेंज करवा सकता हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे चेंज ही नहीं करने देगा, समझ रहे। तो यहाँ वो वाली फंक्शनलिटी भी यहाँ पर होगी, लेकिन मुझे आपको असल में बताना है क्लास का मेथड और ऑब्जेक्ट का मेथड क्या होता है। मैं ज़रा उस पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं उसको कोड को इतना डिटेल में नहीं लिख रहा। अच्छा भाई, ये मैंने बना दिया एक एटीएम, सही है, एक मैंने एटीएम क्लास का बेसिक सा कोड बना दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। जल्दी से बताएं कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, वेरिएबल, क्या नाम दूँ उसको, मैंने लेट से u1 बोल दिया, और आगे क्या करूँ, इक्वल्स टू, और क्लास का नाम एग्जैक्टली ज़बरदस्त एटीएम आ गया, और मुझसे क्या बोल रहा है, पिन बताओ,
अभी ये फर्स्ट टाइम वाली पिन है, तो मैंने लेट से लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, मेरा U1 चल गया, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। तो अगर मैं अब बोलता हूँ U1 डॉट पिन, तो क्या मुझे पिन बताएगा ये? मैं बोल रहा हूँ U1 डॉट पिन कि मुझे मैंने अभी जो पिन बताई है उसको नहीं बताएगा, बिल्कुल एरर देगा, बोलेगा भाई पिन का कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ही, पिन का कोई एट्रीब्यूट मौजूद ही नहीं है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि जो पिन है ना, इसका नाम क्या हो चुका है, अब सिंपल पिन नहीं है, अंडरस्कोर क्लास का नाम, डबल अंडरस्कोर इस एट्रीब्यूट का नाम, अब इसका ये नाम पड़ गया है, ये नाम इसका हो गया है, ठीक है। तो ये हमें पिन नहीं देने वाला, लेकिन हमने एक मेथड बना के रखा हुआ है चेंज पिन का, ठीक है। मैं इसको कॉल करता हूँ, मैंने बोला U1 डॉट चेंज पिन, लेट से मुझे पिन चेंज करनी है, सही है। मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट बनाया और मुझसे बोला न्यू पिन डाल दो डायरेक्ट। अभी हमने क्या किया, लिख दिया 4 5 6 7, लेट से हम ये न्यू पिन बनाना चाह रहे हैं, हमने न्यू पिन इसकी स्टोर करवा दी, तो क्या हुई है हमारी जाकर चेंज हो गई है। अच्छा, अब मैंने गेटर मेथड तो बनाना ही नहीं अभी, सॉरी बनाया नहीं, गेटर मेथड मैंने अपनी क्लास में नहीं लिखा ना। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको बताया तरीका नेम मैंगलिंग वाला, उसी से हम फिलहाल पिन इसकी चेक कर लेते हैं कि पिन चेंज हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो क्या लिखना होगा मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, U1 डॉट, हाँ भाई हरमैन, अंडरस्कोर और क्लास का नाम क्या मेरी, बल्कि इसने खुद ही बता दिया, देख रहे हैं ATM डबल अंडरस्कोर पिन, तो हो गई 4 5 6 7 जो मैंने दी थी। तो ये काम सही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने लेट से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने U2 बोला, और मैंने इसको भी क्या किया, ATM का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह मैंने ना 4 से 5 ऑब्जेक्ट बना लिए। लेट से इसको मैंने U3 का नाम दे दिया, इसको U4 का नाम दे दिया, और इसको मैं बोलता हूँ 3 4 5 6 और 6 7 8 9। ये मैंने डिफरेंट पिन्स को यहाँ पे स्टोर करवा दिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने, ठीक है, अलग अलग मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लिए। अब पता है मसला क्या है, एक इसमें अभी फंक्शनलिटी कम है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे मैं करूँ कि मैं ना जो ऑब्जेक्ट बनते चले जा रहे हैं मेरी क्लास के, मैं उनका एक ट्रैक रख सकूँ कि भाई मेरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बने। अभी तक देखें, अभी जो हमारा कोड है ना, वैसे तो वो बहुत सिंपल सा कोड है, लेकिन इस कोड के अंदर ना एक फंक्शनलिटी मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐड हो जाए। वो फंक्शनलिटी क्या है, वो फंक्शनलिटी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स बने ना, वो मेरे पास कहीं पर सेव हों, ताकि मुझे पता चल सके भाई मेरे बैंक में कितने अकाउंट्स खुल चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? ये वैसे अगर हम UI से देखेंगे ना, तो UI की मदद से अच्छे से पता चल पाता है कि होता क्या है कि बैंक में जितने भी अकाउंट्स खुल रहे होते हैं ना, वो उनको पता होते हैं, ठीक है। लेकिन बैकएंड वाली चीज़ की हम बात कर रहे हैं, बैकएंड वाली चीज़ किस तरह से इसको हैंडल कर रही है, ठीक है। यूज़र ने क्या किया होगा, कुछ इस तरह की क्लास बनाई होगी, और उसने अपनी क्लास में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी अप्लाई की होगी जिससे पता चल जाता है कि भाई अब जो नेक्स्ट अकाउंट खुलेगा ना, उसको तुमने ये वाला नंबर असाइन करना है। एक अकाउंट नंबर मिलता है ना हमें, ये वाला नंबर असाइन करना है। उसके बाद जो अकाउंट खुलेगा उसको ये वाला नंबर असाइन करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं एक आईडी लेके चलना चाह रहे हैं कि भाई हर यूज़र को क्या हो, हर ऑब्जेक्ट को एक आईडी असाइन हो जाए, ताकि हम क्या कर सकें, ट्रैक रख सकें कि भाई प्रीवियस ये वाली आईडी थी, नेक्स्ट वाले को ये आईडी मिलनी चाहिए। ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो रहा है पहले? चलें, अब अगर मैं एक काम करता हूँ, देखें अगेन ये वाली फंक्शनैलिटी में क्या करूँगा, अपने एंड पे खुद हैंडल करूँगा। मैं यूज़र से वाला काम नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ मैं खुद ब खुद हैंडल करूँ। तो मुझे कंस्ट्रक्टर में इसकी लॉजिक लिखनी है, अलग से मेथड तो बना दूँगा, लेकिन क्या करूँगा, उस मेथड को भी अगर कॉल करूँगा तो कहाँ कॉल करूँगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, ताकि वो खुद ब खुद ये चीज़ हैंडल करने लग जाए। अब ज़रा सोच के देखें, अगर मैं लिखता हूँ self.id इक्वल्स टू 0, मैंने क्या लिखा, पहले क्या साइन कर दो, पहले वाली आईडी 0 कर दो, और फिर क्या करो, अगली मरतबा self.id प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। ये बात समझ रहे हैं? पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आईडी की वैल्यू पहले क्या रखो, 0 रखो, और जब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो तो उसकी आईडी में क्या कर दो, 1 को इंक्रीमेंट करवा दो। ये थोड़ी सी बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा इसको ट्रैक रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया मैंने, मैं दोबारा से U1 बनाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं U2 U3 ये सब बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बना दिया U4, ताकि मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए। अब टेक्निकली मतलब लॉजिकली समझें, आईडी जो मेरा ATM क्लास का जो ऑब्जेक्ट 4 है, उसको हमने U4 का नाम दिया हुआ है,
उसका आईडी का नंबर क्या होना चाहिए? 3 नहीं आईडी, पिन नहीं, आईडी 3 3 0 1 2 3 0 1 2 3 या 4? 3 देखें, इस लॉजिक को समझ के बताएं, इस चीज़ को समझ के बताएं। सारा जो क्वेश्चन का आंसर वो यही छुपा हुआ है। 4 है ना, तो आईडी को 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए? 0 से नहीं शुरू किया सर, 0 से स्टार्ट किया ना, लेकिन देखिए मैंने 4 इसको इसमें इंक्रीमेंट करवा दिया, 4 ही मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? लॉजिकली 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ पहले u1.id के u1 की आईडी तो बताओ, क्या बता रहा है भाई? 1। मैं बोलता हूँ चलो मुझे u4 की बताओ, ठीक है। ज़रा देखिए क्या बताएगा, क्या बोल रहा है? 1। अभी भी क्या बता रहा है? 1 बता रहा है। मतलब मैं असल में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लॉजिक सही से हैंडल नहीं हो रही। लॉजिक तो आप समझ चुके हैं ना कि हमने क्या करवाना है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इतना सा कोड लिखा ना, ये सही से हैंडल नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, इसको ज़रा समझ के बताएं जल्दी से। 1 मिनट लें, जल्दी से समझ के बताएं कि क्या ऐसी वजह बन रही है जो हमारा ये वाली चीज़ हमारी आईडी को बढ़ा नहीं रहा। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? चलें, कोड भी आपके सामने और ये भी मौजूद है, जल्दी से सोच के बताएं। पहले इस चीज़ को देखें और फिर आप देखें u1 मैंने बनाया, फिर मैंने u2 बनाया। तो जब मैं u2 बना रहा हूँ क्या हो रहा होगा, जब मैं u3 बना रहा हूँ तो क्या अंदर ये चीज़ किस तरह से चल रही होगी, बस ये समझिएगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। कुछ समझ आया? आईडी में 1 ही सेव कर रहा है ना जी, आईडी में ये 1 ही सेव कर रहा है। आईडी में 1 सेव कर रहा है या 1 इंक्रीमेंट कर रहा है? ये दो अलग अलग बातें। हाँ 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, हाँ, लेकिन इंक्रीमेंट करके सेव कर रहा है। लेकिन फिर अगली वाली को क्यों 1 असाइन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। 0 के साथ 1 प्लस हाँ, ये बात समझें। अब देखें मैं बताता हूँ, बस आप लोगों ने पिन पॉइंट पकड़ लिया, ज़बरदस्त। मैं बताता हूँ, देखें हुआ क्या। मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया u1 का, सही है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्टर एक मैजिकल मेथड होता है, वो चल पड़ता है। कब चलता है? जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, फ़ौरन से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब देखें, जब मैंने u1 बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और क्या किया इसने, हमारी इस पिन को पकड़ा, हमने जो यहाँ से पिन भेजी है ना, इस पिन से वैल्यू उठाई और किस में स्टोर करवा दी? पिन में। अब अगली लाइन चली, अगली लाइन में मैंने बोला आईडी को क्या कर दो, 0 कर दो, और फिर क्या करो उस आईडी में, अगली लाइन में बोला 1 को बढ़ा दो। तो अब आईडी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ये u1 के लिए काम हुआ। अच्छा, मैंने u2 बनाया, u2 जब मैंने बनाया तो कंस्ट्रक्टर फिर से खुद ब खुद चल पड़ा, ठीक है। अच्छा, खुद ब खुद चला तो इसने क्या किया, हमारे इस 2 3 4 5 पिन को पकड़ा, उसी तरीके से उठाया और पिन में डाल दिया। ये बात भी सही है, लेकिन अब अगली लाइन पर जब आएगा क्या करेगा? प्रीवियस वाली आइटरेशन में आईडी की वैल्यू कितनी थी? 1। प्रीवियस वाले में आईडी की वैल्यू 1 थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, फिर से उसको 0 कर दे रहा है और फिर उसमें 1 इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अब की मरतबा u2 का भी क्या साइन हुआ? 1। u3 के लिए भी यही काम कर रहा है, u4 के लिए वाला काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो अब मसला पता है कहाँ आ रहा है? मसला आ रहा है ये वाली चीज़ असल मसले की है मेरी, ये वाली चीज़ असल मुझे गड़बड़ कर रही है। ये बात समझ रहे हैं? तो मुझे इस चीज़ को हैंडल करना है। अगर मैं इस आईडी को हटा देता हूँ, लेट से मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, तो अब एरर देगा। अब क्या करेगा? एरर देगा। देखें ज़रा, मैंने एग्जीक्यूट किया, बोल रहा है भाई आईडी समझ नहीं आ रहा आईडी के साथ क्या करना है। मतलब आईडी को हमने पहले कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ और मैं बोल रहा हूँ उसमें और मैं बोल रहा हूँ कि उसमें 1 का इंक्रीमेंट करो। बोल रहा भाई आईडी है क्या, मतलब कोई स्ट्रिंग है, कोई नंबर है, कोई फ्लोट है, हमने नहीं डिफाइन किया ना। तो अब ये मसला कर रहा है। अगर लिख रहे हैं तो वो मसला हो रहा है कि 1 1 मिल रहा है, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये मसला आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम क्या करें, हम इसको बनाएं एक क्लास का वेरिएबल। क्लास का क्या बनाए? इसको वेरिएबल। अच्छा, एक बात समझें ज़रा, ये पिन मेरा क्या है? पिन को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा था बहुत सारी चीज़ों के नाम होते हैं, मतलब एक चीज़ के ना बहुत सारे नाम से होते हैं। तो
ये जो हमारा है ना, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास अंदर मौजूद होते हैं ना नाम्स, इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं, मतलब एक वर्ड इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने ना इसको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाना, मैं क्या करूँगा, इसको क्लास का वेरिएबल बनाऊँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैं आ गया ऊपर, मैं सब कंस्ट्रक्टर से ही बाहर निकल गया, सबसे बाहर आ गया। ठीक है, टॉप पे खड़ा हूँ, कहीं नीचे हो जाऊँ मसला नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा ATM.ID इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ATM.ID होगा या ID होगा, 1 मिनट रुके, शायद इसको डायरेक्ट ID लेके चलते हैं। ठीक है, ID मैंने क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने इसके पीछे कोई सेल्फ हेल्प लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ना जो मेरा मसला आ रहा था वो self.id इक्वल से 0 लिखने की वजह से आ रहा था। मैंने पहले ये लिखा हुआ था ना, self.id इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ था, ये मसला कर रहा था मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ना 0 कहाँ पे भिजवा दिया, ऊपर भिजवा दिया। अब होगा क्या कि कंस्ट्रक्टर जब चल रहा होगा ना हमारा, हर ऑब्जेक्ट बनने के साथ क्या होता है, कंस्ट्रक्टर चलता है। तो कंस्ट्रक्टर चलता है, वो हमारे 0 ID को क्या बना रहा था, 0 बना रहा था, वो मसला हो रहा था। मैंने कहा इसको उठा के कहीं पीछे ऊपर उसकी वैल्यू फिक्स करवा दो। मैंने क्या किया, एक ID का वेरिएबल बनाया और उसमें 0 सेव करवा दिया। अच्छा, लेकिन अब बात समझिएगा, देखें ये जो वेरिएबल है ना, यह आपका बगैर सेल्फ के लिखा हुआ है, ये समझिएगा बात को, बगैर सेल्फ के लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेथड बगैर सेल्फ के लिखा हुआ मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्लास का एट्रीब्यूट है या क्लास का वेरिएबल उसको बोलते हैं। और मेथड को क्या बोलते हैं, क्लास का मेथड या क्लास का मतलब क्लास का मेथड कहलाता है वो, अगर बगैर सेल्फ के मिल जाए। एट्रीब्यूट या वेरिएबल अगर बगैर सेल्फ के मिल जाए तो क्या बोलेंगे, उसको क्लास का वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, वो क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, क्लास लेवल पर डिफाइन हुआ है वो। और अगर आपको कोई मेथड बगैर सेल्फ के मिल जाए तो क्या होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट की मदद से नहीं चलता, वो क्लास का मेथड होता है। अब बता दूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, ID को फिक्स कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि ID के अंदर एक मैंने वैल्यू डलवा दी, और अब मैं भले 10,000 ऑब्जेक्ट्स क्यों ना बना लूँ, मेरे पास ID की वैल्यू दोबारा नहीं छिड़ेगी, बस एक मरतबा चलती है ऊपर वाली चीज़। हाँ ठीक है। अब देखिए ज़रा हुआ क्या, मैंने वो ये वाला काम तो वही सेम चल रहा है। मैंने उन्हें उठाए, मैंने बोला कि मैं जो है ना हर ऑब्जेक्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, एक असाइन करना चाह रहा हूँ ID। हर ऑब्जेक्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, एक ID असाइन करना चाह रहा हूँ। ये बात समझ रहे मेरी। मैंने क्या लिखा, self.id। ठीक है, self.id। लेकिन मुझे बताएं कि मैंने ATM.id मैंने उस वाले वेरिएबल को किस तरह पकड़ा, क्लास का नाम लिख के पकड़ा। ठीक है, मैंने क्या लिखा इसको, ATM.id, मतलब मैंने बोला मेरी ATM क्लास में जाओ, मतलब जो खुद खड़ा हुआ है ATM क्लास के अंदर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैंने बोला कि मेरी ATM क्लास में ना एक ID का वेरिएबल बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू ले आओ। तो अभी उसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है भाई, उसकी वैल्यू क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये उसकी वैल्यू लेकर आया, उसने किस में असाइन करवा दी, इस ID के अंदर असाइन करवा दी। समझ रहे हैं। तो अभी कस्टमर को कौन सी ID असाइन हुई है, 0 असाइन हुई है ना अभी उसको। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 1, क्या बोल देते हैं इसको 1, ताकि क्या करे, जब ये उठा रहा हो उस ID की वैल्यू को, यहाँ पे इसको क्या मिले, 1 मिले, और कस्टमर की ID भी क्या हो जाए, पहली वैल्यू 1 ही हो जाए। ये समझ रहे हैं बात को। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला अगली लाइन पे कि क्या करो, मेरी अब ID की वैल्यू को ना क्या कर दो, 1 को 1 की मदद से इंक्रीमेंट करवा दो। ID की वैल्यू क्या करो, 1 इंक्रीमेंट उसमें करवा दो। तो अब 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी देखें पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहला ऑब्जेक्ट बना है मेरा, और उस 1 को हमने क्या किया, उठा के कस्टमर के लिए साइन करवा दिया, और ऊपर जो 1 पड़ा होता है उसी को हमने 1 को उसमें 1 को बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया। तो अब कितना हो चुका है, वो 2 हो चुका है। अच्छा, अब U2 बना, U2 जब मेरा बना, जल्दी से समझिएगा, फिर वही पिन सेव करवा देगा। अच्छा, अब ID में समझें, अब क्या करेगा, ATM.id यहाँ पे क्या वैल्यू उठाएगा, ये 1 उठाएगा। क्या उठाएगा, सोच के बताएं जल्दी से, 1 क्यों उठाएगा। लास्ट जो ऑब्जेक्ट बना था उसमें हमने ID को क्या करवा दिया था,
नहीं, 1 तो असाइन हुआ था। मतलब सेकंड टाइम में 2 हो जाएगा ना, हाँ 1 हो जाएगा, सेकंड टाइम में 2 हो जाएगा। बिल्कुल, जब ये यहाँ से डायरेक्ट उठाएगा ना वैल्यू, तो अपने इसको प्रीवियस वाली के अंदर ही, प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसको 2 करवा दिया था, समझ रहे? तो अब जब ये डायरेक्ट उठाएगा ना वैल्यू, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट 2 उठेगी, और हमने इस 2 को पकड़ के उसकी आईडी डलवा दी कस्टमर की, और फिर क्या बोला, हाथ क्या जिसको ऊपर चेंज कर दो। हालांकि अभी दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेरा, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने उसकी आईडी को असाइन तो करवा दिया, लेकिन मैंने बोला कि उसको फ़ौरन चेंज भी करवा दो। तो सेकंड ऑब्जेक्ट बनते हुए उस आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली 3 हो जाएगी, ताकि अगली मरतबा जब ऑब्जेक्ट बने तो वहाँ से ऊपर से 3 उठा के कस्टमर को असाइन करें, और फिर 3 को क्या बना दे, 4 बना दे। समझ रहे हैं ये बात? ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने बाहर जो चीज़ लिखी ना वो फिक्स हो गई है एक तरीके से। वो खुद अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी उस वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं। तो सर ये आईडी जो हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर से बनाई, तो हम अकाउंट नंबर होते हैं हाथ पे अकाउंट नंबर्स के अंदर सेंटर में अक्सर वो भी होते हैं, स्लैश होते हैं ढंग से, और इस तरह के नंबर असाइन करना चाहें वो एक तो फिक्स होगा, आखिरी के तो 4 डिजिट हो ना या 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, इसी में तब्दीली आती है। वो भी हम करते हैं, वो इसके बाद करते हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबल। जैसे मिज़ान का होता है PKMEZN करके होता है शायद, ठीक है, फिर कुछ नंबर्स होते हैं, फिर हाइफन आ जाता है। 3 सीक्वेंस चलाते हैं सर एक ही साथ, तो आईबान नंबर अलग चलाते हैं, अकाउंट नंबर अलग चलाते हैं, और फिर एक होता है उनका विदाउट बैंक विदाउट ब्रांच कोड वगैरह भी नाम चलाते हैं। अच्छा, 3 तरह के अकाउंट नंबर चलाते हैं, सही। ब्रांच कोड के साथ चलाते हैं, आईबान के साथ चलाते हैं, और सिर्फ अकाउंट नंबर जो होता है वो चलाते हैं। सही, इसको हम बनाते हैं। अभी इसे एक वो देखते हैं केस। अच्छा भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, देखिए मेरी इतनी सी चीज़ की मदद से मेरा अब वो डेटा डायनेमिकली अपडेट हो रहा है। लेकिन मसला कहाँ था, जो ये वाली लाइन थी ना, इसको हमने उठा के बाहर ही लिख दिया, तो क्या हो गया, पहली मरतबा उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है, और अगली मरतबा हम कब चेंज करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर उसकी वैल्यू को खुद से हम अपडेट करवा रहे हैं इस लॉजिक की मदद से। अच्छा, जल्दी से एक और चीज़, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, मैंने इसको बोला शो आईडी, मतलब आईडी को शो करो, एक गेटर मेथड है, लेकिन इसमें मैंने सेल्फ नहीं लिखा। ये देख रहे हैं, ये बगैर सेल्फ के, ये वाला एट्रीब्यूट भी क्या था, बगैर सेल्फ के था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास एट्रीब्यूट या वेरिएबल, जो भी आप उसको बोलें, ठीक है, हम इसको क्लास एट्रीब्यूट या वेरिएबल बोलते हैं। सिमिलरली ये जो मेथड है ना मेरा, बगैर सेल्फ के मेथड है ये, ठीक है। बस मैंने क्या किया, जिस तरह हम सिंपल फंक्शन बनाया करते थे ना, बस मैंने उसी तरीके से लिख दिया है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्लास का मेथड। ये मेरा क्लास का मेथड है, मेरा ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है। ऑब्जेक्ट का मेथड कौन सा होगा मेरा, ये वाला जिसमें सेल्फ लिखा हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर भी क्या है मेरा, ये ऑब्जेक्ट का एक तरह का मेथड है, क्योंकि इसमें भी सेल्फ लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है। अच्छा, दोबारा जल्दी से समझें, देखें, ये क्लास का एट्रीब्यूट है ना भाई, क्लास का वेरिएबल है। तो जब मैं इस क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम यूज़ करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने देखें क्या किया, यहाँ भी क्लास का नाम यूज़ किया था उसको उठाने के लिए, और यहाँ भी मैंने क्या बोला, रिटर्न करो किसको, atm.id को। मैं इसको सेल्फ नहीं लिख रहा, अगर सेल्फ लिखूँ तो गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या करो, जो ATM में वैल्यू पड़ी हुई है ना ऊपर मेथड में, सॉरी क्लास में जब हमने वेरिएबल बना के रखा है, उसकी वैल्यू को यहाँ पे बाहर भिजवा दो। सही है यहाँ तक? चलें देखें, एग्जीक्यूट किया, इसको भी एग्जीक्यूट किया, इसको भी एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। चलें, मुझे ज़रा जल्दी से बताएं कि मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ बल्कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2-3 ऑब्जेक्ट्स और बना देता हूँ। मैंने लेट से यहाँ पे पिन सेम रख दी फ़िलहाल, इसको U5 बोल दिया, इसको U6 बोल दिया, ठीक है भाई। ये मैंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब ज़रा मुझे बताएं कि अगर मैं चेक करूं कि मेरी अभी आईडी की वैल्यू कितनी है, तो आईडी की वैल्यू अभी क्या होनी चाहिए। अगर मैं आईडी की वैल्यू को अभी गेट करता हूं, शो आईडी का मेथड कॉल करता हूं, वो क्या करेगा, वो मेरी करंट आईडी को उठाएगा, मतलब जो भी करंट नंबर होगा उसको उठा के लाके प्रिंट करवाएगा। लेकिन वो करंट नंबर होगा क्या, ये समझ के बताना है। 6 होगा? नहीं, सोच लें जी, नहीं समझ नहीं दे। देखिए, एक तो हर बंदे को असाइन हुआ, चले मैं बताता हूँ। देखें, U1 है ना, U1 की आईडी भाई मैं गेट कर सकता हूँ ना, U1 आईडी ऑब्जेक्ट क्या मिल रही है, इसको 1 मिल रही है। मैंने कहा U2 बताओ क्या मिल रही है,
U2 को 5 मिल रही है, 1 मिनट, 5 कैसे मिल रही है? U2 को तो 2 मिलनी चाहिए, ऐसी है ना भाई? U2 को तो 2 मिलनी चाहिए। 1 मिनट देखते हैं क्या मसला हुआ है। हाँ 2 मिल रही है, शायद सही से रन नहीं हुआ था वो। ठीक है, एक बार फिर भी चेक करते हैं, U3 को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, U3 को क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। अब सही चल रहा है हमारा कोड, सही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अब देख रहे हैं 1 2 3 सब सही से अभी असाइन हो रही है। अब जल्दी से मुझे बताएं कि अगर मैं बोलूँ शो आईडी के बताओ अभी करंट आईडी कौन सी मेरे पास मौजूद है जो मुझे नेक्स्ट वाले बंदे को असाइन करनी है। 7 हाँ भाई जल्दी से। 7 ऐसी है, ज़बरदस्त। यहाँ पे क्या है? 7 ही है, क्योंकि इसको 1 मिला, बाकी इसको क्या मिला? 5 और मिले, तो टोटल 6 नंबर्स हो चुके हैं। लेकिन जब हमने 6 नंबर असाइन किया ना इस लास्ट वाले को, U6 वाले को जब हमने 6 असाइन किया, देखें U6 को मैंने लिखा आईडी बताओ, तो क्या बता रहा है? 6 बता रहा है। लेकिन समझे असाइन कहाँ हो रहा है? इस जगह हो रहा है। लेकिन उसी की अगली लाइन पर हम क्या बोल रहे हैं? हमारी आईडी को अपडेट भी कर दो, एक बढ़ा भी दो उसके अंदर, तो अब ऊपर जाके क्या बन जाएगा? वो 7 बन जाएगा। तो अगले वाले बंदे को 7 नंबर असाइन होने वाला है। बात समझ रहे हैं? ज़बरदस्त हो गया अगर ये आंसर समझ गए। तो अगर मैं इसको शो आईडी को कॉल करूँ, अब लेकिन देखिए शो आईडी मेरा कौन सा मेथड है भाई? क्लास का मेथड है। क्यों क्लास का मेथड है? उस पर सेल्फ ही नहीं लिखा हुआ। तो जिस मेथड में सेल्फ नहीं लिखा हुआ होगा ना, आप क्या करेंगे? उसको कॉल करने के लिए क्लास का नाम लिखेंगे और उस मेथड को लिख देंगे। तो मैंने देखा क्लास का नाम लिखा ATM और मैंने शो आईडी का मेथड लिखा, वही डॉट करके लिखना होता है हमें। ठीक है, मेथड डॉट करके लिखना है और ये ब्रैकेट भी बनाते हैं। मैंने बनाया तो देखें मुझे क्या दिखा रहा है? ये 7 दिखा रहा है। ये समझे बात? तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ये वाली चीज़ को हैंडल कर लिया। ठीक है, अच्छा एक और नाम इसका होता है, मुझे अभी याद आया, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल भी इसका नाम है। ठीक है, स्टैटिक एट्रीब्यूट या स्टैटिक वेरिएबल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों स्टैटिक बोल रहे हैं आपको? अब इसका मतलब समझ आ गया होगा कि हमने इसको इनिशियली क्या बना के रखा था? 1 बना के रखा था, तो ये 1 ही रहा, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको अपडेट करवा रहे हैं। सही है? तो स्टैटिक में और इंस्टेंस के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आप वाले क्वेश्चन पे कि हमें थोड़ा सा इसको अच्छा सा बनाना है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है ना कोड वो थोड़ा सा अच्छा सा आए। अभी तो 1 2 3 आ रहा है ना, हम चाह रहे हैं कि लेट से हम सलानी के लिहाज से, ये चलें उसी के लिहाज से रख लेते हैं, मिज़ान के हिसाब से। ठीक है, क्या करो, यहाँ पे कोड असाइन हो रहा है ना असल में मेरे ऑब्जेक्ट को। मैं आ गया यहाँ पर, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग वाली चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, लेट से मैंने पहले इसको बंद किया इसमें, फिर मैंने ये लगाए और मैं आ गया पीछे, मैंने एफ़ लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी वो क्या होगी? वो डायनेमिकली उठ रही होगी। लेकिन मैं आ गया पीछे, मैंने यहाँ पे लिखा, क्या होता है वो? पी के हाइफन होता है या डायरेक्ट होता है? MEZN MZN, उसके बाद हाइफन होता है, नंबर स्टार्ट हो जाता है, नंबर हो जाता है ना स्टार्ट। तो लेट से हमने क्या किया, चले हम हाइफन फिर भी लिख देते हैं। हाइफन लिखा और हमने क्या किया, हमने इसको इतने ज़ीरोस लगा दिए और फिर हमने ये ब्रैकेट बना, ये हाइफन लगा के आगे उसका जो आईडी नंबर है वो असाइन करवा दिया। ये बात समझ रहे हैं? सिंपल सी चीज़ें क्या किया, बस मैंने पीछे हार्ड कोड कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, इसको मैंने क्या, हैश नहीं होगा मतलब वो बेसिकली कोड के बाद कुछ बैंक का या इंटरनेशनल का नंबर असाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अपना निज़ाम का ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आईबान इंटरनेशनल। अच्छा आईबैन वाला होता है। अच्छा देखो उसमें भी क्या कर सकते हैं, अभी लेट से हमारा ये लोकल नंबर है, हम इस तरह का एक और वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स मैं बोलता हूँ आईबैन मैंने बोल दिया, और इसमें क्या किया मैंने, इसमें वो भी कोई नंबर ही होता है ना भाई, तो सिर्फ हम नंबर यहाँ पे जनरेट कराएंगे। लेट्स मैंने उसको बोल दिया वो चलाओ मेरा 21 से, लेट से 21 से चलाओ, या लेट से 1021 हम बोल देते हैं कि भाई क्या करो 1021 से चलाने स्टार्ट करो मेरे उस आईबैन को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले ये कुछ कोड लिख लिया, फिर मैंने लेट से क्या किया, एक और ये बनाया और मैंने यहाँ पे किसको लिख देना है, ATM.IBAN लिख दिया। तो एक सीक्वेंस अब बन रही है। क्या हो रहा है, पहले कुछ पीछे के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं फिक्स। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नंबर भी थोड़ा सा डायनेमिक होंगे, नंबर्स डायनेमिक होंगे, चूँकि अगर
पीछे से नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कभी तो आगे वाले नंबर आपके बढ़ेंगे ना। तो ऑफकोर्स ये भी डायनेमिक होंगे। इसको भी हम किस तरह से डायनेमिक बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह की लॉजिक हमें यूज़ करनी पड़ेगी कुछ। लेकिन अभी बस आइडिया देने के लिए हमने क्या किया, फ़िलहाल इतनी चीज़ को फिक्स कर दिया। यहाँ से हमने उठाया क्या, आईबेन को, जो क्या मिलेगा U1 को, U1 कस्टमर को क्या मिलेगा, मेरे 1021 असाइन होगा। और फिर क्या मिलेगा, उसके आगे जाके हाइफन करके उसको 1 मिल जाएगा। समझ रहे? लेकिन आईबेन को मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपडेट भी करना पड़ेगा ना, वरना हर किसी को 1021 असाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा और क्या लिखूँगा दोबारा से, ATM.IBAN प्लस इक्वल्स टू 1। ये समझ रहे थोड़ा सा क्या हो रहा है? तो जो लॉजिक हमारी पहली वाली थी उसी को हमने क्या किया, दोबारा से यूज़ किया, बस एक मुख्तलिफ नाम दे दिया उसको। आईडी को आईबेन बोल दिया। अब एग्जीक्यूट किया U1 U2, ठीक है। चलें, अब अगर मैं बोलता हूँ कि क्या करो, U6 की आईडी, या पहले हम बोलते हैं U1 की आईडी को शो करो, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है, कुछ 100% नहीं, लेकिन कुछ उसी तरह का हमें दिखा रहा है। अच्छा, मैंने बोला U2 बताओ, तो क्या होगा, ये आपका 1022 हो चुका होगा, और ये क्या हो चुका होगा आपका, ये 2 हो चुका होगा। तो मैंने बोला U2 आईडी, देखें 1022 और ये 2 हो चुका है, ठीक है। ऑफकोर्स हम इसको भी क्या कर सकते हैं, हैंडल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, वाला चीज़ हमारी हो जाएगी। समझ रहे? तो इन वैल्यू के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4-5 चीज़ें अलग अलग तब्दील हो गई, जैसे आपने बनाया। हाँ, ये होती है बिल्कुल। अभी तो हमने इसको सिर्फ 2 लेवल पे हैंडल किया है ना, हम इस चीज़ को भी क्या बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फिर हमारा पूरा एक उसी तरह की फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी। तो पॉइंट इसका पूरा समझाने का ये था कि भाई देखें, वो चीज़ जो हमें पता है कि हमने क्या करनी है, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये समझ लें। वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम क्या बना देंगे, क्लास का वेरिएबल बना देंगे। अब जैसे अकाउंट नंबर ही हो गया, या लेट से हम बाइक्स खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि बाइक की या गाड़ी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जेक्ट की उस बाइक की या गाड़ी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हम कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे। बाइक की बात करते हैं, लेट से बाइक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे, पहले ये बताएं जल्दी से, जो बाइक से रिलेटेड है ख़ास तौर पर। जी, मॉडल नंबर, असल इंजन हो गया, बिल्कुल। उसके बाद इंजन के बाद इंजन नंबर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके। हाँ, चेसिस नंबर पता है क्या बनेगा, मैं बता दूँ। चेसिस नंबर आपका असल बनेगा क्लास का एट्रीब्यूट। क्यों? देखें, उसमें एक सीक्वेंस चलेगी, उसमें एक सीक्वेंस चलेगी चेसिस नंबर के अंदर। इंजन नंबर में भी सीक्वेंस, हाँ, उसमें भी सीक्वेंस चलेगी, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ चेंज हो सकती है, जो चीज़ कस्टमाइज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होते, लेकिन ये नॉर्मली ऑप्शन होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में कि भाई कलर अच्छा ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला करवा लो, ठीक है। इसकी ये शेप नहीं चाहिए, थोड़ी सी शेप चेंज करवा लो, ये कस्टमाइजेशन होती है, ठीक है। स्टेयरिंग चाहिए, उसमें अगर जैसे सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर उसमें हीटर लगवा लो स्टेयरिंग के अंदर, मतलब सारी कस्टमाइजेशन होती है। लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जिसमें कोई कस्टमाइजेशन हर चीज़ अलाउ नहीं की जाती। वो इंजन का नंबर हो गया, वो दूसरी और एक दो चीज़ें हो गई। हाँ, तो उसको इनिशियल जो वेरिएबल बनाया होगा उन्होंने, उसको कहाँ बनाया होगा, ऊपर क्लास के वेरिएबल बना के। क्योंकि अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बना दिया इसको, तो क्या होगा फिर वो चेंज होता रहेगा। समझ रहे हैं? मतलब ऑब्जेक्ट के लिहाज से वो चेंज हो रहा है, नहीं। हमें क्या करना है, एक फिक्स वैल्यू करनी है, हमने उसको क्लास वेरिएबल बनाना है और फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करवाना है कंस्ट्रक्टर में जाके, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ये ओवरव्यू आपको आइडिया हो गया होगा इसका कि हमारा क्या होता है, ये स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो हमारे अंदर वाले होते हैं ना, ये अंदर वाले जो सेल्फ करके लिखे जा रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। तो अब दोबारा से मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ, कुछ मेथड्स हमारे ऑब्जेक्ट के होते हैं, कुछ मेथड्स हमारे क्लास के मेथड्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे ऑब्जेक्ट के होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे क्लास के होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि किस तरह आइडेंटिफिकेशन होगी। सेल्फ है, ऑब्जेक्ट का है, सेल्फ नहीं है, भले एट्रीब्यूट हो या मेथड हो, वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास का मेथड या एट्रीब्यूट है। कॉल भी कैसे होगा, क्लास का नाम करके ही कॉल होगा। सही है भाई, चलें आगे बढ़ते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने कंप्लीट करना है 30 मिनट से, इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा हमसे कंप्लीट। अच्छा देखें,
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स, किसी चीज़ की एक से ज़्यादा फॉर्म्स, मतलब किसी चीज़ का एक से ज़्यादा तरीके से बिहेव करना। अब जैसे इमेजिन करें एक बंदा है, ठीक है, जब वो घर में है तो क्या है, बेटा है वो, लेकिन जब वो स्कूल जा रहा है तो क्या बन गया, वो है तो वही ना, वो एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है। लेट से वो खेलने के लिए जा रहा है, प्लेयर बन गया, ठीक है। सिमिलरली वो जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय बन गया। बंदा एक है लेकिन उसकी क्या बोलेंगे, मुख्तलिफ शक्लें या मुख्तलिफ फॉर्म्स, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। चीज़ एक है लेकिन ज़्यादा तरीके से वो काम कर रही है, ठीक है। ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ओवरव्यू है। अब होता क्या है, हमारे पास ना पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो मेथड ओवरराइडिंग है, दूसरी मेथड ओवरलोडिंग है, और तीसरी है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए मेथड ओवरराइडिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब समझे उस बात को। मैं चलें आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई लेट से हम बाय वाले पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया, चलें इसी को देख लें फिलहाल, ठीक है। देखें इस मेथड का नाम क्या है, मेरे फ़ोन के अंदर भी मेथड का नाम क्या है, बाय। प्रोडक्ट के अंदर भी मेथड का नाम क्या है, बाय। तो देखिए नाम सेम है ना, नाम सेम है, लेकिन क्या हो जाता है, हमें पता है, हमने रूल इसको देखा हुआ है कि वो क्या होता है, ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। तो नाम एक है लेकिन उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं। नाम एक है, बाय हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो चीज़ एक है, भले अंदर कुछ भी चल रहा हो, उसका अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी लिखी हुई हो, लेकिन नाम से हम अभी इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नाम एक है, उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो हमने उसको देख लिया किस तरीके से काम करता है। तो मेथड ओवरराइडिंग भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है कि नाम क्या होंगे हमारे पास सेम होंगे, लॉजिक्स डिफरेंट होंगी, लेकिन क्या है कि उनमें से कुछ स्पेसिफिक लॉजिक चलेगी जो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। भाई अगर चाइल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है, मेथड मौजूद है, पेरेंट में भी वही मौजूद है, और मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो कौन सा मेथड चलेगा? लेट से बाय मेरा मेथड है, पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है। मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के डॉट बाय कर रहा हूँ, ठीक है, या डॉट शो कर रहा हूँ, तो उसका अपना मेथड चलेगा, ठीक है। ऊपर वाला वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरराइड होने मतलब ये तो नहीं ना कि ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है। नाम भी सेम है उसका, तो नाम सेम है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर ऊपर वाला चलेगा तो अलग तरीके से काम करेगा, नीचे वाला चलेगा अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन ओवरराइडिंग वाले कॉन्सेप्ट की वजह से हमेशा कौन सा चलता है, नीचे वाला चलता है, फिर भी हम ऊपर वाले को चला सकते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, एक ये मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनका नाम सेम होता है, ठीक है, और वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नाम के लिहाज से देखें, नाम एक है, फॉर्म्स उसकी क्या है, ज़्यादा। चाइल्ड में है तो कुछ और काम कर रहा है, पेरेंट में है तो कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया मेथड ओवरलोडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। मेथड ओवरलोडिंग जो है ना पाइथन के अंदर काम नहीं करती, मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में काम नहीं करती। अब ये होता क्या, पहले इसको समझते हैं। देखें मैंने क्या किया, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, मैं उस क्लास का नाम दे रहा हूँ एरिया। मैं असल में चाह रहा हूँ कि मैं ना एक ऐसी क्लास बनाऊँ कि उसमें मैं जितनी भी शेप्स हैं ना उनके एरिया कैलकुलेट करने के मेथड्स लिख दूँ। अब जैसे स्क्वायर है, उसका मेथड भी मेरे पास इस एरिया की क्लास में हो। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करने का मेथड भी मेरे पास इसमें हो, इस एरिया की क्लास में हो। कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मेथड भी क्या हो, इसी एरिया की क्लास में हो। कोई डिफरेंट शेप है, कोई सिलेंडर है, स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, सब के सब के जो एरिया कैलकुलेट करने के मेथड्स हो किस में हो, मेरे पास इस एरिया की क्लास में हो। तो एक थोड़ा सा हम कोड लिखते हैं। मैंने लिखा डेफ, मैंने लिखा कैल्क एरिया, कैलकुलेट एरिया एक्चुअली, और सेल्फ लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ लिख दी। मैं अभी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ किसका एरिया, रेक्टेंगल का, सही है। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो शेप्स होती है ना, सॉरी दो डिफरेंट साइड्स होती हैं, एक लेंथ और दूसरी ब्रेथ, और दोनों डिफरेंट होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, वो सेम होती है सारी, समझ रहे बात को। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ और ब्रेथ, और मैं बोलता हूँ क्या कर दो, रिटर्न कर दो मल्टीप्लाई करा के
लेंथ को और ब्रेथ को क्या करो, जब यूज़र ने तुम्हें लेंथ और ब्रेथ दी ना, उसको मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर बाहर भेज दो, बस इतना सा मेथड मैंने बना दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनाता हूँ। लेट से मेरा सर्कल का फॉर्मूला है, सर्कल एरिया कैलकुलेट करने का। अच्छा सर्कल का एरिया किस तरह से पता चलता है भाई जी? पाई आर स्क्वायर होता है, एग्जैक्टली। रेडियस नहीं, पूरे एरिया का फॉर्मूला। तो वो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई क्या है, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, हम इसको खुद से फिक्स कर देंगे। मुझे सिर्फ यूज़र से क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडियस, ठीक है। मैंने पाई को लिख दिया आगे इक्वल्स टू 3.142। अच्छा एक मिनट, देखें ये मेरे पास लेट से एक सर्कल है, तो इसका ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम वैसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला अभी आप लोगों ने बता दिया, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया के असल में दो एरियाज़ होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और एक सर्कमफेरेंशियल एरिया होता है। सर्कमफेरेंशियल एरिया, इसको मैं किस तरह से आपको बताऊँ, जैसे फुटबॉल है, इसको इस तरह समझें, फुटबॉल है, एक क्या होगा उसके अंदर वाला एरिया, अंदर मतलब उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितनी जगह है, और एक उसकी जो ऊपर की बाउंड्री है ना, एक उसका एरिया होगा, ठीक है। तो इमेजिन करके बताएं कि सर्कमफेरेंशियल एरिया ज़्यादा होगा या अंदर वाला एरिया ज़्यादा होगा? अंदर वाला नहीं, सर्कमफेरेंशियल तो कम होगा। अंदर देखें, अंदर ज़्यादा स्पेस है, अंदर क्या है, ज़्यादा स्पेस है। अंदर ज़्यादा स्पेस होने की वजह से वो उस एरिया को क्या नाम दे दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो ऊपर वाली बाउंड्री वाला एरिया, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल एरिया, कि उसकी बाउंड्री का मतलब जो सॉलिड पार्ट है उसका कवर किया हुआ वो कितना उसका एरिया है, ठीक है। तो वो कम ही होगा अंदर वाले से, समझ रहे? अच्छा तो मैंने 3.142 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर, यही फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये मेरा एक और फार्मूला बन गया, सही है। अच्छा यहाँ देखें जल्दी से, एक चीज़ जल्दी से मुझे बताएं, मैंने इसको एंड में क्यों लिखा है? क्या मैं इसको शुरू में नहीं लिख सकता था, रेडियस से पहले? ये पाई को मैंने एंड में क्यों लिखा, इसको क्या रेडियस से पहले नहीं लिख सकता था मैं? लिख दूं, क्या ख्याल है जी भाई? लिख दूं दानिश, लिख दूं? सामा, अली, ये पाई है ना, पाई 3.142 जिसकी वैल्यू लिखी हुई है, क्या मैं इसको रेडियस से पहले लिख दूं? नहीं वो तो सही है, इसको पहले लिख दूं मैं जहाँ पे, इधर इस जगह पर, क्यों? सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा, आवाज़ थोड़ी सी। हाँ नहीं, रेडियस की भी नहीं, रेडियस तो हम यूज़र से लेंगे। नहीं सेल्फ अलग चीज़ है, देखें। नहीं लिखेंगे देखें, पहले वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। देखें बात समझें, जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसकी वैल्यू हम खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं, हमेशा एंड में लिखे जाते हैं। देखें मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, लिखने नहीं देगा मुझे, मना कर देगा, ठीक है। देख रहे हैं, दे रहा है एरर, और एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी तो नहीं देगा, बल्कि अभी दिखा रहा है। क्या बोल रहा है, पैरामीटर्स विद द डिफ़ॉल्ट फॉलोज, मतलब जिसकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी वो क्या करता है, फॉलो करता है किसको, पैरामीटर विद द डिफ़ॉल्ट, मतलब सॉरी विदाउट डिफ़ॉल्ट। पैरामीटर विदाउट डिफ़ॉल्ट जो है, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आनी चाहिए भाई, ये आनी चाहिए एंड में। ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ये MCQs में पूछा जा सकता है, टेस्ट होगा आप लोगों का इंशाल्लाह ताला। अगर क्लास चलती रही तो मे बी के नेक्स्ट वीक में फ्राइडे या संडे को टेस्ट होगा, पूरी पाइथन का होगा, ठीक है, पूरी पाइथन का। तो तैयारी भी करके रखिएगा। MCQs होता है, हाँ MCQs, यही क्लास होगी। जी यही होगा।
आप ही लोगे। हाँ? मैं नहीं लूँगा, टेस्ट आएगा उधर हेड ऑफिसर बन के, टेस्ट हेड ऑफिसर। नहीं नहीं होगा यहीं पर ही, वो अपनी शायद पोर्टल से लॉगिन करेंगे आप लोग, अपना जो पोर्टल बना हुआ है, और फिर उसका टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब जो भी कमिंग फ्राइडे या संडे किसी एक दिन मैं मालूम कर लूँगा वो कब अवेलेबल है, जो टेस्ट बनाते हैं फिर आपका होगा। ग्रुप में मैसेज कर, ग्रुप में मैसेज यार याद दिला देना, अभी मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने बता दिया, सही है। वरना आप एक मैसेज करके डाल दो, ग्रुप में तो कर सकते ना मैसेज, हाँ, या आप में से कोई भी डाल दे कि भाई मैसेज इस तरह का टेस्ट है, ठीक है। अच्छा भाई ये जल्दी से देखें यार इसको, ये क्लियर हो गई बात। चलें हम इस तरीके ना और भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड बना सकते हैं। मैं अब सब पे नहीं जा रहा, मैंने बस 2 मेथड बना दिए, लेकिन पॉइंट क्या है, मैंने कैलकुलेट एरिया ही दोनों को नाम दिया हुआ है, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, चलो भाई एग्जीक्यूट हो गया। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लेट से उसको बोलता हूँ A1 बोल देता हूँ, एरिया 1 को A1, ठीक है। मैंने लिखा एरिया, ठीक है। कुछ भी नहीं मांगेगा मुझसे क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, ऐसे ही है ना, तो मुझसे कुछ मांगेगा भी नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा फिर भी बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बन गया, चले आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला A1 डॉट कैलकुलेट एरिया, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ। क्या करूँ मैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको वैल्यू देता हूँ 4,5, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 4,5 दे दिया, सही है। क्या मिलना चाहिए मैं आंसर क्या मिलना चाहिए, जल्दी से बताएं भाई। रेक्टेंगल का एरिया है ना, क्या करेगा ये, हाँ मल्टीप्लाई करेगा, एग्जैक्टली 20 आंसर मिलना चाहिए। लेकिन आंसर देखें इसका, सॉरी, अच्छा वहाँ कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी, वहाँ तो नहीं होगा ना भाई। फोर कोमा 5 लिख दिया, सही है। चलें एग्जीक्यूट किया, ओहो क्या बता रही है, ये तो सर्कल का है, सर्कल का है ना भाई नाम तो सेम है ना मेरा। नहीं, रेडियस तो आपने स्क्वायर दिया था नीचे। देखें मैं चाह रहा हूँ मैं ये वाला कैलकुलेट करूँ एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है, नहीं दे रहा। इसको क्या देना चाहिए था, 20 देना चाहिए था, लेकिन ये 80 दे रहा है। अब पता है क्यों दे रहा है 80, असल में वो ये वाला मेथड चला रहा है, ये वाला मेथड चला रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो हो क्या रहा है, देखें अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, ओवरराइड हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। अब नाम सेम है, हर किसी की फंक्शनैलिटी अलग है। अब जैसे कोई लड़का है जो है घर में है तो औलाद है, मतलब बेटा है, स्कूल जा रहा है तो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। घर पे तो कुछ और काम कर रहा होगा, ठीक है। खेलने जा रहा है तो कुछ और काम कर रहा है। बंदा तो एक है ना, नाम तो उसका एक है, ठीक है। तो देखिए नाम एक है, यहाँ पे सबके नाम एक हैं, लेकिन हर किसी की क्या फंक्शनैलिटी अलग है। तो होना क्या चाहिए था, पाइथन को ना खुद डिटेक्ट करना चाहिए था कि भाई अगर 2 इनपुट मिल रहे हैं ना, अगर 2 इनपुट मिल रहे हैं सॉरी, तो क्या करो, ये वाला मेथड चलाओ। अगर 1 इनपुट मिल रहा है तो लेट से कोई दूसरा मेथड चलाओ। 3 इनपुट मिल रहे हैं तो कोई तीसरा मेथड चलाओ, लेकिन नहीं करता। वो क्या करता है, सबसे लास्ट वाले को हमेशा चलाने लग जाता है, समझ रहे हैं। तो अभी इसने यही वाला काम किया है, अभी इसने इसी मेथड को चलाया मेरे। देखें दोबारा से, मैंने इसको हटाया, ब्रैकेट बनाए, तो क्या बोल रहा है, रेडियस दो, और पाई की वैल्यू हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 3.142। बात क्लियर हो रही है। तो ये मसला है, मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे काम नहीं कर रही, सही है। मतलब अगर उसकी ज़्यादा फॉर्म से तो भाई सबको काम करना चाहिए था, लेकिन वो सबको काम करने नहीं देता। सबसे लास्ट वाली जो डेफिनेशन होगी उसी को काम करने देगा। ये नहीं समझ रहे, इनके नाम हमने अलग अलग रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अलग अलग रखे तो फिर क्या हुआ, फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म से बाहर चला गया, क्योंकि वो चीज़ एक होती है लेकिन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही होती है, सही है भाई। तो इन अ नटशेल मेथड ओवरलोडिंग हमारी पाइथन में सपोर्टेड नहीं है। हाँ जावा स्क्रिप्ट में ये चल जाता है, जावा स्क्रिप्ट में वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है। उसमें क्या था, डायमंड प्रॉब्लम नहीं चलती, उसमें पाइथन में चल जाती है। पाइथन में ये आपका मेथड ओवरलोडिंग नहीं चलता, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये काम कर रहा होता है, सही है। अच्छा खैर, ये वही चीज़ है। चलें, एक होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये हमारे पास सॉरी ये वाली काम करती है पाइथन में।
मेथड ओवरलोडिंग काम नहीं करती। कौन सी काम करती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली काम करती है। अब लेट से हमने एक चीज़ पढ़ी है, ये वाला सिंबल हमने पढ़ा हुआ है, सही है। अब ज़रा देखें हम इस सिंबल के थोड़े से क्या बोलेंगे, हाँ, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। लेट से मैंने लिखा, एक लिस्ट बनाई 1 2 3, मैंने लिखा प्लस A B C, क्या आउटपुट आएगा? एरर या चलेगा? जी भाई, एरर या चलेगा? जल्दी से चलेगा। चलेगा। और क्या आउटपुट आएगा? तो 1A 1 2B 3C 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC होगा। सबको बस अच्छा। कंबाइन कर देगा, मर्ज कर देगा, सही। ठीक है। चलिए मर्ज कर दिया 1 2 3 ABC। तो देखें मेरा प्लस ऑपरेटर लिस्ट पे भी काम कर रहा है, मेरा प्लस ऑपरेटर लिस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि 56 प्लस 4, क्या आंसर आएगा? 60। सम करने का काम भी कर रहा है, चीज़ है कि ये दूसरा काम भी कर रहा है। अच्छा भाई, हमने बोला 78 प्लस 2.9, क्या आंसर आएगा? 80, हाँ 80.9 हो जाएगा, ठीक है। ये भी काम कर रहा है, देख रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप पे काम कर रहा है सक्सेसफुली। लिस्ट पे भी चला, नंबर से भी चला, और इंटीजर फ्लोट पे भी चला। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ ये यहाँ पर भी काम करेगा, ये स्ट्रिंग में भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं चीज़ एक है, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मतलब डिफरेंट जगहों पे काम कर रही है, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप से क्या कर रही है? अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करती है, मेथड ओवरलोडिंग काम नहीं करती। क्लियर है? बस इसमें यही है, और कुछ इसमें फर्दर डिटेल नहीं है। तो आपसे अगर पूछा है ना पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आप बता दें यार, उसमें 3 चीज़ें होती है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग तो काम करती है इसमें, मेथड ओवरलोडिंग काम नहीं करती, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करती है, सही है। तो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है? कॉन्केटिनेशन भी कर रहा है, सम भी करवा रहा है डेटा को, ठीक है, और डिफरेंट डेटा को सम भी करवा रहा है, इंटीजर को भी फ्लोट को भी, सही है। चलें, लास्ट चीज़ एब्स्ट्रैक्शन लास्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, पहले इसका जरा ओवरव्यू समझें, फिर मैं आपको बता दूँ ये क्या लिखा हुआ है, इसको फिर पढ़िएगा। लेकिन लेट्स से इसको इस सिनेरियो में समझें जल्दी से कि भाई हुआ क्या कि एक ना कोई जैसे वेबसाइट बन रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेबसाइट बन रही है। तो सीनियर प्रोग्रामर ने क्या किया, अपनी क्लास बनाई, और अपनी क्लास में ना उसने एक मेथड बना दिया, और वो मेथड ना कंपलसरी है अपनी, मतलब वो जो जितनी भी चाइल्ड क्लासेस है ना, वो मेथड हर क्लास में होना चाहिए, ठीक है। लेट से वही एग्जांपल लेते हैं लॉगिन साइन अप वाली, वो मेथड हमने बना दिया, मतलब सीनियर प्रोग्रामर ने बना दिया, उसमें सारी लॉजिक लिख दी, सही है। अब क्या हुआ कि उस लॉजिक में ना, मतलब क्या होगा, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी है। जो मेथड लिखा हुआ है ना ऊपर पेरेंट क्लास के अंदर, उसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो क्या होगा, यूज़र के लिए चल पड़ेगा। वो मेथड आपका परचेज़र के लिए चल पड़ेगा, जैसे सेलर, परचेज़र, दराज के हिसाब से देख लें, और डिफरेंट बंदे होंगे, मैनेजर होगा, तो वो मेथड हमें चाहिए तो हर क्लास के अंदर, लेकिन क्या करना है, हमने ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है उस कोड में, ठीक है। एक बात मॉडिफिकेशन का पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी बात कि प्रोग्रामर क्या चाह रहा है, जिसने मेन वाली क्लास बनाई है ना, वो चाह रहा है कि वो मेथड ना लाजमी क्या हो, अगर किसी ने उस क्लास को इनहेरिट करना है, पेरेंट वाली क्लास को इनहेरिट करना है चाइल्ड के अंदर, तो पेरेंट के अंदर कोई एक ऐसा मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ये 2 पॉइंट समझ रहे हैं कि भाई, पहला पॉइंट समझें कि क्या था, क्या डिस्कस किया था मैंने, माइंड से निकल गया, नहीं एब्स्ट्रैक्शन तो डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था कि हाँ, मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन के ऊपर जो मेथड मौजूद है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो क्या होगा, हमें उस क्लास को भी इनहेरिट करना है, ठीक है, और उस मेथड में जो जिस मेथड को हम इनहेरिट करना चाहते हैं उसमें क्या करना है, हमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि लेट्स से जो ऊपर पेरेंट क्लास है ना, उसमें हमें किसी मेथड को ज़बरदस्ती हर क्लास में इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। तो हम उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा कोड लिखते हैं, मैं आपको दोबारा सा इसको क्लियर करता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमें क्या करना होगा, मैंने लेट से एक क्लास बनाई, एक मिनट लीजिएगा। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने क्लास बनाई, उसको मैंने नाम दिया बैंक ऐप का नाम दे दिया, ठीक है, या कोई भी रैंडम नाम इसको दे दिया मैंने, सही। अच्छा, इसमें मैंने सिंपल 2 मेथड लिखे। एक मैंने लिखा डेटाबेस का, इसमें सेल्फ लिख दिया, और इसके अंदर मेरी कौन सी लॉजिक है, लेट से मेरी डेटाबेस से कनेक्ट होने की लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है, एक मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड मैंने बनाया, उसको मैंने लिख दिया सिक्योरिटी, नाम उसका मैंने रख दिया सिक्योरिटी, और सेल्फ लिखा और सिंपल पास लिख दिया, अंदर कुछ भी नहीं लिखा, बस पास लिख दिया, ठीक है। एक दूसरी क्लास बनाई, लेट से हम बोलते हैं इसको मोबिलर, और मैंने यहाँ पे मोबाइल ऐप के अंदर लेट से क्या लिखा, कोई रैंडम मेथड बना लिया। लेट से मैंने लिखा शो कनेक्शन डिटेल्स, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट अच्छा भाई, बहुत बेसिक सी क्लास बनाई है मैंने, पहले पॉइंट समझे। बैंक ऐप है, इसमें मैंने 2 मेथड्स बनाए, डेटाबेस और सिक्योरिटी। एक मोबाइल ऐप मैंने बनाई क्लास, उसमें क्या किया मैंने, एक सिंपल सा मेथड लिखवा दिया और उसमें मैसेज प्रिंट करवा दिया, सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इनहेरिट भी कर लेता हूँ। मैं बैंक ऐप को क्या करता हूँ, यहाँ पर इनहेरिट कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा बैंक ऐप, सही है भाई, चलें, यहाँ तक क्लियर है। वही इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिंपल। मैंने क्या किया, मैं आया और मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। चाइल्ड क्लास कौन सी मेरी, जल्दी से बताएं। इसको मैंने बोला m1 इक्वल्स टू एग्जीक्यूट किया, m1 मेरा क्रिएट हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ m1 डॉट डेटाबेस, तो ये ऊपर वाले मेथड को यहाँ पे शो करवा रहा है, बिल्कुल करवाएगा, इनहेरिट हुआ है ना भाई, शो करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्योरिटी, तो क्या करेगा, ये ऊपर वाले मेथड को कॉल कर लेगा, लेकिन इसमें कुछ मौजूद ही नहीं, तो इस वजह से हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा ये। और अपने मेथड को भी क्या करेगा, ये कॉल कर लेगा आराम से, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। अब समझिएगा पॉइंट, देखें। अब बैंक ऐप जो है ना, हमारी समझ लें एक पेरेंट क्लास है, मेन क्लास है, जिस पर हमने बहुत सारी जो है ना इंपॉर्टेंट लॉजिक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना क्या करूँ, सिक्योरिटी वाले मेथड को कंपलसरी कर दूँ, सिक्योरिटी वाले मेथड को क्या करूँ, कंपलसरी कर दूँ। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अगर कोई क्लास मुझे इनहेरिट करना चाह रहा है, बैंक ऐप को इनहेरिट करना चाह रहा है, तो उसके पास भी ये वाला मेथड, सिक्योरिटी वाला मेथड हर क्लास में मौजूद हो। समझ रहे हैं बात को। बैंक ऐप के अंदर अगर मुझे किसी मेथड को कंपलसरी करना हो, किस तरह, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेथड अगर वो इस क्लास को इनहेरिट करे अपने पास, तो उसके पास वाला मेथड मौजूद हो जब भी मुझे इनहेरिट कर सके। तो क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कंपलसरी करना चाह रहा हूँ। अब इसके लिए हमें 3 काम करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जल्दी से देखें, 3 काम करने हैं। पहला क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, हम लिखते हैं फ्रॉम ABC import ABC डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखें ये है क्या, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, ABC ना एक फाइल का नाम है। अच्छा, ABC इसका मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ABC एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, ठीक है, बेस क्लास है जो कि हमारी। और देखें थोड़ी सी इसमें डिस्क्रिप्शन आ रही है कि अकॉर्डिंग टू PEP 3119, मतलब इसमें ना सारी वो कंपलसरी करवाने वाली लॉजिक लिखी हुई होती है। मैंने क्या करना है, कंपलसरी करवाना है अपने मेथड को, तो वो सारी की सारी लॉजिक इस फाइल में लिखी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी किसी प्रोग्राम ने लिख के हमारे लिए रख दी है। तो मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया और उसमें ना बहुत सारा कोड लिखा हुआ है।
मैंने बोला बस तीन, उसमें दो चीज़ें इंपोर्ट कर लो। क्या करो, एक ABC क्लास है, ABC अब क्लास है, समझिएगा, ये मेरी फाइल का नाम है ABC, और ये जो इंपोर्ट कर रहा हूँ ये मेरी क्या है, ये क्लास का नाम है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्या नाम है, उसका मेथड का नाम है। जो क्लास में लिखते हैं ना हम, ये उस मेथड का नाम है। ये समझ रहे हैं बात को? तो मैंने पहले तो ये लाइन लिखी। दूसरा काम मैंने क्या किया, मैं आया यहाँ पर और मैंने ना यहाँ पर क्या करना होगा, ABC लिखना होगा यहाँ पे। मतलब मैं उस वाली क्लास को इस क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ। क्या मतलब हो रहा है कि उस क्लास में जो कंपलसरी करने वाली लॉजिक है ना, मैं उसको उठा के यहाँ लेकर आ रहा हूँ अपनी कौन सी क्लास में, बैंक ऐप की क्लास के अंदर। ये थोड़ा सा लिंक समझ आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ जल्दी से, लास्ट चीज़, मुझे क्या करना था, मुझे ना सिक्योरिटी फीचर का जो मेथड है, सिक्योरिटी वाला मेथड, इसको हर क्लास में ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तीसरा काम करूँगा, मुझे जिस भी मेथड को कंपलसरी बनवाना है ना, मैं उसको पर ये लगा दूँगा @abstract मेथड। ठीक है, ये मैंने 3 काम किए हैं। क्यों किए हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऊपर मेथड है वो क्या हो जाए, नीचे वाली क्लास में कंपलसरी होता है। इस वजह से मैंने 3 काम किए। पहले ये इंपोर्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे इसको इनहेरिट किया, और फिर मैंने इस तरीके से इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा ये मेथड कंपलसरी बन चुका है। सही है, देखते हैं ज़रा। अभी आप लोग देख के हैरान होंगे कि अब क्या हो रहा है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, चल गया। चलें, आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट बना था ना, ये ऑब्जेक्ट बना था ना पीछे, ये भी तो हमने इस पर मेथड चलाए थे ये वाले। अब ज़रा देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एरर दे रहा है ये, पढ़े ज़रा इधर क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोबाइल ऐप। नहीं बना सकता मैं मोबाइल ऐप का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको नहीं बना सकता विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी, क्योंकि आपने अभी तक उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ सिक्योरिटी नाम के। ये समझ रहे हैं बात को? तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरे पास यहाँ पे कहाँ है सिक्योरिटी का मेथड, लिखा भाई नहीं, तो मैं ये काम भी करने नहीं देगा ये। तो एक तरीके से क्या हुआ, हमने इसको कंपलसरी बनवा दिया कि भाई क्या करो, इसको कंपलसरी कर दो। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैं जल्दी से गया, मैंने डेफ लिखा और मैंने क्या किया, उसी नाम से सिक्योरिटी वही नाम यूज़ किया और यहाँ पे सेल्फ लिखा और आगे जाके जो भी लॉजिक लिख रही मैंने उस लॉजिक को लिख दिया। ठीक है, लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या कुछ भी पास भी कर देने जब भी चलेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब की मर्तबा अब मैंने लिख दिया ना अपने पास सिक्योरिटी फीचर चाइल्ड क्लास के अंदर, तो अब अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँगा तो अब ये चल जाएगा। देखिए ज़रा मैंने क्या किया, मैंने अब दोबारा से उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। इसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं एक मरतबा और फिर इस पर आते हैं, तो देखें अब क्या हुआ, अब की मरतबा ये चल गया, ये चल गया ना अब की मरतबा। क्यों? चूँकि मैंने क्या किया, सिक्योरिटी का फीचर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है हमने। ठीक है, तो देखिए ये अभी नहीं लिखा हमने, ये अभी नहीं लिखा, लेकिन जब रियल लाइफ मतलब रियल उसमें काम कर रहे होंगे ना इन्वायरमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली पूरा कोड लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि कोड रिव्यूज़ हो रहे होते हैं सीनियर्स के, मतलब सीनियर्स कोड को रिव्यू कर रहे होते हैं हमारे। ठीक है, कंपनी में ये प्रैक्टिस फॉलो की जा रही होती है। तो ऑफकोर्स इतनी सी चीज़ को लिखने वाला नहीं है वो। अगर किसी सीनियर ने बोला ना कि भाई क्या करो मेरे इस मेथड को कंपलसरी कर दो, तो अब जूनियर ने अगर उस मेथड को अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया है तो लाजमी उसकी पूरी फंक्शनलिटी भी वो लिखेगा। लेकिन एक तरीके से क्या हुआ, आप वो समझें कि हमने उस मेथड को कंपलसरी करवा दिया कि तुम ये मेथड अपने पास भी इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई, मैंने क्या बोला था, एक मॉडिफिकेशन का पॉइंट बताया था, एक दूसरा बोला था कंपलसरी करवाना। तो कंपलसरी वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा अब देखिए मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। देखिए मेरी बात को समझें, अगर मैंने ये चीज़ ना लिखी होती, ठीक है, अगर मैंने ये वाली चीज़ ना लिखी होती तो ज़रा मुझे सोच के बताएं कि ऊपर जो सिक्योरिटी का फीचर, सिक्योरिटी का मेथड लिखा हुआ था, कि मैं उसको नीचे यूज़ कर पा रहा था? पहले कर रहा था, समझे? पहले मैं कर पा रहा था भाई। देखें बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इस ABC को इनहेरिट ही नहीं किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, हाँ कोड ही चला गया मेरा। Control MZ,
ये मेरा कोड भी चला गया। तो ऊपर शो कोड लिखा हुआ है ना, ये कहाँ पर? कोड में शो कोड लिखा है, तो हमारा लिखा है लेफ्ट हैंड। अच्छा ये वाला, सॉरी। अच्छा तो देखें, मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैं अभी इनहेरिट ही नहीं कर रहा, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको भी कमेंट कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देखें इसको एग्जीक्यूट किया, चल गया, कोई मसला नहीं है। और मैंने बोला क्या करो, सिक्योरिटी पर मौजूद है ना भाई, क्या करो, इसको मेरी चाइल्ड क्लास की मदद से इसको कॉल कर लो। अच्छा इसको मैं कुछ मैसेज लिख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ देखें, हाँ चल गया ना, इनहेरिटेंस हुई है ना, सिंबल चल गया। लेकिन अगर हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट वाला काम कर दिया, हमने बोला कि क्या करो, इस मेथड को कंपलसरी कर दो, तो मतलब क्या हो रहा है कि यूज़र इस मेथड को अपनी क्लास में अलग से लिखेगा, फिर से मॉडिफिकेशन के साथ उसको अलग से लिखेगा, समझ रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स होते हैं वो आपको अब क्लियर हो गए। मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना पड़ता है। यार अगर यूज़र मेरे वाले मेथड को फुली यूज़ नहीं कर सकता ना, तो क्या करे, उसको एटलीस्ट कंपलसरी बना दो, ताकि क्या हो, वो वाला मेथड उसके अपने पास ही मौजूद हो और वो अपनी लॉजिक फिर खुद से डिफाइन कर देगा, समझ रहे हैं। चलें अब ज़रा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक और चीज़, एक बस लास्ट चीज़, फिर क्लास एंड कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया है, मोबाइल ऐप, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। अच्छा और इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, बैंक ऐप। देखिए ज़रा मैं बोलता हूँ, ज़रा बैंक ऐप का मुझे ऑब्जेक्ट तो बना के दिखाओ। बैंक ऐप लिखा, ठीक है, ये एरर दे देगा। हाँ अच्छा मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया दोबारा, सॉरी, ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब तो वो एरर दिखाएगा ना भाई, क्यों दिखा रहा है, चूँकि मैंने अभी तक ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। हमने इसको अनकमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया। सिक्योरिटी तो क्या कर रहा है, ये अपनी चाइल्ड की सिक्योरिटी वाले मेथड को कॉल करेगा, ये वो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ देखें ये एरर दे देगा, क्या बोल रहा है कि भाई बैंक ऐप का आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। अब ज़रा पढ़ें इन 3 पॉइंट्स को, क्लियर हो जाएगा। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ द क्लास विच हैज़ एटलीस्ट 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, और एटलीस्ट एक तो होगा ही उसमें, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलने का मतलब क्या है कि वो कंपलसरी मेथड है, चाइल्ड में कंपलसरी होना चाहिए वो, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड, समझ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये देख लें, बनाने दिया इसने, एरर दे दिया, समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बन सकता। थर्ड वाला पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मोर देन 1 कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा कंक्रीट मेथड का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट मेथड जो नॉर्मल मेथड है, डेटाबेस हो गया जैसे, या आपका एक कॉन्क्रीट मेथड है सिंपल। इसके अलावा हम और भी मेथड बना सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा कहलाएगा हमारा, जिस पर हमने ये डेकोरेटर यूज़ कर लिया। अच्छा इसको क्या नाम देते हैं हम, डेकोरेटर। वैसे तो ये भी पाइथन का एक टॉपिक है डेकोरेटर, बहुत डिटेल में डेकोरेटर, हमने लेकिन इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जाके पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लें जो भी चीज़ आप @ करके लिखते हैं ना, वो क्या कहलाती है, वो डेकोरेटर कहलाती है, सही है। तो ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्शन जी। अच्छा देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना आपकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी है आपकी एक्चुअल वाली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी कौन सी है एक्चुअल वाली, ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। वो तो चाइल्ड है, वो तो अलग है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी ये वाली है, कैन हैव, हाँ ABC वाली, कैन हैव मोर देन 1 कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कॉन्क्रीट मतलब आपका जो डेटाबेस है ना, ये क्या है, इस पर क्या मैंने डेकोरेटर यूज़ किया हुआ है, नहीं, तो आपका ये कॉन्क्रीट मेथड कहलाएगा। लेट से कल को मैंने एक और मेथड लिख दिया इसके अंदर, मैंने बोला डेफ शो डिटेल्स, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट दिस इज बैंक क्लास। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी कॉन्क्रीट मेथड हो गया। लेकिन हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कौन सा है, सिर्फ ये वाला मेथड है। तो ये पॉइंट है, यही बोल लेते आप, अभी क्लियर हुआ। कॉन्क्रीट मतलब जिस पर डेकोरेटर यूज़ ना हुआ हुआ हो, वो सारे कॉन्क्रीट मेथड्स हैं। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
अभी तो हमारे पास कितने मेथड है एब्स्ट्रैक्ट के? एक मेथड है बस, लेकिन आप बोलते हैं यार इसको भी वो बना दो एब्स्ट्रैक्ट, बना देते हैं उसको भी एब्स्ट्रैक्ट। अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन गया। अब ये वाला मेथड भी नीचे चाइल्ड में इम्प्लीमेंट होगा तो ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन सकेगा, वरना नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, इसको एक मतलब लाजमी रिकैप कर लीजिएगा। आगे इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है मशीन लर्निंग में, तो ख़ास तौर पे अपनी लाइब्रेरीज मतलब अपने जो है ना क्लास बना के काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, एक मतलब जाके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।